जब आपने पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा था उस वक्त आपके असासे जो आपने शो की थे उसमें एक भी गाड़ी नहीं थी। फिर आपने 93 में जो इलेक्शन लड़ा उसमें कई गाड़ियाँ और कई जायदाद आ गई, तो ये आपने एमपी बनने के बाद पैसे कमाए थे। नबील भाई, आपने एक प्रोग्राम में बड़ा तारीखी बात की थी कि एयरपोर्ट जो है वो आपके दादा की ज़मीन पर। हाँ बिल्कुल है। उसके बाद मलिर कैंट में वो भी आपकी जगह। मलिर कैंट हमारी भी। मेरे दादा ने 1920s में ये खरीदा। मेरे जो परदादा थे वो भोरी में पैसे डालते थे, खुद फटे हुए कपड़े पहनकर निकलते थे कि किसी को पता नहीं चले कि कोई डकैती नहीं कर ले। पूरी कराची में 70% जमीनें खरीद ली। कराची 70% जमीनें कराची में खरीद ली। कराची छोटा था। डिफेंस डीएचए। अच्छा, कौन कौन सी जमीन? तो एयरपोर्ट की आपकी, एयरपोर्ट, कोरंगी, निपियर रोड, ली मार्केट, हॉक्स बे, पूरा आपका। हाँ, किसी ने कहा तुम ये क्लेम कर दोगे, इसके ऊपर नाम चेंज कर लो, गबोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखो। मैंने कहा कायदे आज़म का नाम हटाओ। नवाज शरीफ के पास एक लीडर बनने का बहुत बड़ा चांस था अगर पूरे इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर देते। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब को एक हफ्ते से पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। अभी समझ में आ गया उनके साथ क्या कहा? अभी तो इतना समझ आ गया कि वो मुल्क छोड़ के चला गया। वो कहता है मैं शरीफ आदमी हूँ, मेरा भाई का मुझे नहीं पता है। आप देखें ना कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको किस तरह फंसाया, बोला स्पीच करो। वो कह रहे हैं कि बेहतरीन जो है ना इनकी और सलाहियतें और है, खुशामद की सब। हमारे मुल्क में सलाहियत इसी को ही कहते हैं। अच्छा, किसको? इसी को। शहबाज शरीफ साहब एस्टेब्लिशमेंट के करीब है, पॉलिटिकल स्किल ज्यादा है या पाकिस्तान को के हवाले से उनका विजन बहुत बड़ा है? सुनने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है। अच्छा, उसको सर हिलाना बड़ा अच्छा है। अच्छा, उज़ैर बलोच से दोस्ती क्या? अच्छा, मजे की बात है, उज़ैर बलोच क्राइम की दुनिया में था ही नहीं। जो इनके वालिद थे फैज मोहम्मद, उनका ट्रांसपोर्ट का काम था। ये एमक्यूएम पर इल्जाम है कि वो धांधली से जीतती थी। आप तो खुद एमएनए बने, तो धांधली हुई थी आपकी? मेरी सीट पे 1,80,000 वोट कहाँ से है? मैं गया पोलिंग स्टेशन के बाहर, लोग ही नहीं थे। जब आपकी अपनी पार्टी ने आपको छोड़ दिया था, उस पार्टी ने आपको ओन किया, टिकट दिया, एमएनए बनाया। मेरे जान को खतरा था एमक्यूएम से। साउथ अफ्रीका से टीम मंगाई थी आपके? हाँ, नहीं करें। और उसको ये कहा कि जब 9-0 से निकलेगा, आगे जाएगा नाज़िमाबाद की तरफ, तो उधर मारना, नजदीक नहीं मारना। हामिद मीर को जब गोली लगी तो मैं इत्तेफाकन उस दिन 9-0 में बैठा हुआ था। मुझे जब उस वक्त शक हुआ कि एक सेंट्रल लीडर ने ये कहा यार टीवी खोलो, एक ब्रेकिंग न्यूज सुनाई आ रही है। टीवी खोला, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं। 5 मिनट बाद ब्रेकिंग न्यूज आई, हामिद मीर को गोली लगी। तो हामिद मीर पे हमला एमक्यूएम ने कराया? उसको कैसे पता था बंदे को? उस वक्त मैं और वो शख्स मिलकर गए आगा खान में हामिद मीर से मिलने। ये सिस्टम चला कौन रहा है? बहुत सारे नाम आते हैं। तो उसको पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की आशीर्वाद हासिल है। मेरा इमेज क्या है? आपका तो शरीफ आदमी नहीं, मेरा इमेज गुंडा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ पावर कास्ट में पीपल्स पार्टी के मारूफ रहनुमा नबील गबोल साहब मौजूद हैं। बहुत दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं, पूरी जो सियासत है उसकी तारीख इनको ज़बानी याद है। आज इनसे हम जो है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, पीपल्स पार्टी की सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया नबील भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? मेहरबानी, आपने बुलाया, थैंक यू। आपके बचपन से शुरू करते हैं। बचपन कहाँ गुजरा, कहाँ तालीम हासिल की? बचपन की बातें ऐसी है ना कि वो बताएंगे तो उसमें आपको सेंसर करना पड़ेगा। वो जरूरी है। डिजिटल पे सेंसर नहीं होता, बता फिर दुनिया के सामने सेंसर ये है कि बताने के बाद घर चले जाएं बस। वो हाँ, घर नहीं जा सकता क्योंकि मैं इतना बिगड़ा हुआ था बच्चा कि बचपन में मेरे वालिदैन मुझसे बेजार थे, तंग थे। अच्छा। जवानी में हमारे घरवाली जो है वो तंग हो गई। बुढ़ापे में घर वाली उससे पहले भी तो मराइल होंगे ना। हाँ, उनको आप वो पहले वाले को सेंसर किया ना, बीच वाले को। उनको तो बता दें। तो वो इसलिए सेंसर किया कि वो, मैंने कहा ना, घर वाली परेशान हो जाती थी। बुढ़ापे में बच्चे परेशान है। हर शो में जाते हुए पहले कहते हैं बाबा खुदा के लिए इस दफा कोई गंद नहीं करना। अच्छा। नहीं, ये जो बच्चे परेशान है ये आपकी जवानी के शौक की वजह से परेशान है? वो आज के शौक की वजह से कि जो मैं मेरे मुंह में आता है मैं बोल लेता हूँ। अच्छा, वो बचपन में जवानी वाले शौक? नहीं, वो देखा अभी बुढ़ापे में, अभी तो बुढ़ापा, मैं तो मानता हूँ बुढ़ापा आया है। कुछ लोग कहते हैं कि मर्द बुढ़ा नहीं होता, मर्द और घोड़ा बुढ़ा नहीं होता है। और वो चूंकि एक हमारा पॉलिटिशियन है जो कि 74 ईयर्स का है, वो अभी तक इतना जवान है कि मतलब उसको वो प्ले बॉय वाला जो एक लेबल लगा हुआ था इंग्लैंड से, वो आज तक उसके ऊपर लगा हुआ है। तो वो मकसद बात जब मैं करता हूँ कि जी बुढ़ापा आ गया है और मर्द और घोड़ा बुढ़ा नहीं होता है, तो वो उसको हम लिंक करके बोलते हैं वाकई मर्द जो है ना 90 साल तक, मर्द 90 साल तक बूढ़ा नहीं होता है। फॉलो अप उसी कैदी को करते हैं? नहीं, उस कैदी को मैं फॉलो सियासी तौर पर नहीं करता। नहीं, लेकिन प्ले बॉय उससे अपने फिट रखा है
और इसलिए 74 के एज में एक्सरसाइज भी करता है, रनिंग भी करता है, सब कुछ करता है, सब कुछ करता है। ये जो लोग उसके पीटीआई के लोग बोलते हैं ना जेल में बंद है कैद और उसको कोई फैसिलिटी नहीं, तो फैसिलिटी सब कुछ है उसको, तो वो सब कुछ कर लेता है 74 साल की उम्र में भी। नहीं चले वो तो है। आपने जो है तो मैं उसको उस लिहाज से सोचता हूँ कि यार अगर बंदा फिट रहे, अपने आप को डाइट अच्छा रखे, एक्सरसाइज करे, तो वो बंदा जो है ना वो फिर सरवाइव कर जाता है 90 साल इमरान तक। खान ने अपनी जवानी जो है वो प्ले बॉय की हैसियत से गुजारी, आपने भी अपनी जवानी प्ले बॉय के तौर पे मैं गुजारी। अगर आपको अपनी जवानी का फोटो दिखा दूं ना, हाँ। तो आप उस प्ले बॉय को भूल जाओगे। अच्छा। हाँ वो है, फिर बाद में अगर आप आई डोंट नो पॉडकास्ट में तो नहीं चला सकते, हम्म। तो मेरे पास है, तो आप बोलोगे यार ये आप थे। हाँ। तो आप फिर खवातीन से इश्क वगैरह, लड़कियों से इश्क वगैरह भी यार आप। ये इश्क वाले के चक्कर में बैंड बच्चों ने लगा दिया अच्छा अब तो है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी वहाँ से तालीम हासिल की, जनरल मुशर्रफ ने वहाँ से तालीम हासिल की, शौकत अजीज़ ने की, और बेताशा चीफ मिनिस्टर ने वहाँ से तालीम हासिल की। मैं हमेशा बैक बेंचर रहता था, हम्म। मैं इतना ब्राइट स्टूडेंट नहीं होता था, इसलिए आज सियासत में हूँ। तो ब्राइट स्टूडेंट नहीं होता था तो मैं बैक बेंचर होता था, लेकिन मैं क्लास फेल नहीं होता था, मैं पास कर लेता था। 21 स्टूडेंट थे तो 21वां आता था, लेकिन क्लास में पास कर लेता था। अब हुआ ये कि मैं जब सियासत में आया, सियासत में आने के बाद एक दफ़ा मुझे किसी ने बताया कि सेंट पैट्रिक्स के जो वेबसाइट में, उसमें वेल नोन स्टूडेंट में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। अच्छा। मैंने फौरन जाके देखा तो उसमें बाकी जो प्रेसिडेंट रहे हैं या चीफ मिनिस्टर रहे हैं या एल के आडवाणी का जिक्र किया, तो कहीं मेरा भी जिक्र था उसके ऊपर। तो मैंने कहा ये एक चीज़ मैंने हासिल की अपनी पढ़ाई में, कि आज मेरा नाम जो है ये लिखा जाएगा सेंट पैट्रिक का स्टूडेंट रहा हूँ मैं। अच्छा तो फिर उसके बाद कॉलेज वगैरह, उसके यूनिवर्सिटी। बाद कॉलेज, फिर कॉलेज में फिर कुछ अरसे के लिए मैं अमेरिका चला गया, लॉस एंजलिस। अच्छा। अमेरिका में दिल नहीं लगा, पढ़ाई आधी छोड़कर मैं, तो अमेरिका में तो दिल लगाने की बहुत चीज़ें हैं। अमेरिका में दिल वो लगाते हैं जो जिनको अपने अपने लोगों से, अपने अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं होती है। अच्छा। अपने मुल्क से मोहब्बत होती है तो फिर दिल नहीं लगा, फिर वापस आ गया। 3-4 साल में मैं पॉलिटिक्स में आ गया। ठीक है। अच्छा ये बात आपके बारे में कही जाती है, सच है? जब 1988 में पहली दफ़ा आपने इलेक्शन लड़ा, एमपी बना था पहली एमपी बार बन, जी, लियारी से लड़ा था। लारी। उस वक्त आपने लियारी देखा नहीं था, आपको अपने हल्का इंतखाब का नहीं पता था। बचपन में हम लहरी जाते थे, मेरे रिश्तेदार सारे जो है हम लोग लहरी में रहते थे। तो मेरा जो जो हम लोग जहाँ रहते थे वो हसन लश्करी विलेज के नाम से मशहूर है, जो कि आउट ऑफ लहरी कह सकते हैं, लहरी क्वार्टर में आता था। लेकिन जिन गलियों में जिधर मुझे टिकट मिला था वहाँ पर वाकई मैं इतना मैं नहीं जाता था, ना मुझे पता था। जैसे बगदादी का इलाका था, या आगे आप जाएं आगरा ताज कॉलोनी, वो वाकई मैंने नहीं देखा था। तो 88 में चूंकि मेरे दादा, मेरे चाचा वहाँ से मतलब एमएनए एमपी बनते रहे हैं, तो मोहतरमा ने मुझे टिकट दिया। तो फिर मैंने जाके, वो टिकट मेरे हाथ में था तो तो मैं, मतलब मैंने जिनको टिकट दिया उन साहब ने अपना हल्का इंतखाब नहीं देखा था। नहीं मैंने पूरा हल्का इंतखाब नहीं था। मेरी उम्र 25 साल थी हाँ। ऑफिशियली, अनऑफिशियली और छोटा था, हाँ। लेकिन ऑफिशियली 25 साल थी। तो जाहिर है बहुत सारे इलाके थे नहीं देखा। लेकिन अब वो नबील गबोल है जो माशाल्लाह 7वीं दफ़ा इलेक्ट हुआ हूँ लियारी से। तो लियारी के गली गली कूचे कूचे जितना मैं जानता हूँ, इतना तो जो जो थाने का जो मुखबर है वो भी नहीं जानता होगा। ओमान में जॉब करते थे ओमान में 3 महीने जॉब की मैंने। आप, इतने उसकी पैसे उसकी रीज़न थी, मेरे पास पहले नेशनलिटी वहाँ की थी, तो उसका जो है मैंडेटरी है कि आप वहाँ पर जो है, मैं स्कॉलरशिप लेता था, तो स्कॉलरशिप के बाद मैंडेटरी थी कि आप वहाँ पर इंटर्नशिप करें। तो 3 महीने की इंटर्नशिप की थी। तो आप इतने दौलतमंद आदमी थे तो फिर नौकरी क्यों कर रहे हैं? मजबूरी थी ना, वो इसलिए क्योंकि आपने स्कॉलरशिप लिया था, अच्छा। तो इंटर्नशिप करना पड़ा। दौलतमंद आदमी कहाँ से हो मुझे बता, मेरे कपड़ों से लग रहा है दौलतमंद। इस वक्त तो आप मेरे से ज्यादा दौलतमंद लग रहे हैं। वो मुझे नहीं पता कि ये कोट आपका अपना है या किसी से लेकर पहना है आपने, लेकिन ये है कि
आप देखो, मैं मतलब इस होलिये में आपको अख्तर लल्लू लग रहा होगा, आपको इस होलिये में मैं कहीं से लग रहा हूँ कि मैं दौलतमंद हूँ, मुझे बताएं क्यों भाई? तो ये बताए, आपके पास गाड़ियां बहुत हैं। नहीं, वो गाड़ियां जिनको जो मैं दिखाता हूँ, शोरूम में जाता हूँ तो मेरा एक जो टिकटॉकर है वो मेरे वीडियो बना लेता है, वो आजकल उम्रे पे गया हुआ है, तो वो उन गाड़ियों को भी मेरे उसमें शुमार कर देता है, तो वो सारी जो है लोग समझते मेरी गाड़ी है, उनमें से कुछ मेरी है, सारी नहीं है। अच्छा, एंटीक्स गाड़ियों का शौक। जब आपने पहली दफा इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त आपके असासे जो आपने शो किए थे उसमें एक भी गाड़ी नहीं थी। हाँ, फिर आपने 93 में जो इलेक्शन लड़ा उसमें कई गाड़ियां और कई जायदाद आ गई, तो ये आपने एमपी बनने के बाद पैसे कमाए थे? मैं वो वाहिद तो नहीं कहूंगा, मैं हाँ। उन चंद पॉलिटिशियनों में से हूँ जो इस वक्त 8 इलेक्शन तो लड़ा हूँ, हम्म। 7.5 इलेक्शन में बोला हूँ। एक इलेक्शन बाय इलेक्शन इमरान खान के सामने मैं लड़ रहा था 2022 में, जो कि इलेक्शन रुक गया, हम्म। नहीं हो सका, वो इलेक्शन स्टे हो गया। 15 साल की उम्र में मेरे पास वो गाड़ी थी जिनको देखने के लिए आज के बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोग वो गाड़ी देखने आते थे तो कौन ऊपर। सी गाड़ी थी? शेवलेट कैमेरो। अच्छा, कितने की थी? कितने की नहीं थी उस जमाने में, तो देखे 3-3.5 लाख की होगी उस जमाने। अभी भी है? 1983 की बात कर रहा हूँ मैं, 1983 में, 83 में, हाँ, 1983 में वो शेवलेट कैमेरो गाड़ी मस्कत से हम लेकर, क्यों मेरी मदर ओमान की है, मस्कत की है, हम्म। तो हमारा मेरी पूरी फैमिली ओमान में है। हम्म। तो वहां से गाड़ी लाता था, फिर उसके बाद जैसी गाड़ी 3 साल के बाद कारनेट पे आती थी वापस बेचते थे, फिर दूसरे की गाड़ी ले आता था। इसी तरह जो गाड़ियां मेरे पास थी ना, वो उस जमाने के जो आज के बड़े पॉलिटिशियन हैं, हम्म। जिनके पास पीली टैक्सी में घूमते थे और आज वो ग्रैंड क्रूजर पे घूमते हैं। वो कौन से थे, नाम बताएं। नाम तो किसी का ले नहीं सकते ना, ऐसे हैं, ऐसे है ऐसे बहुत सारे हैं। पीपल्स पार्टी में भी? मैंने कहा ना, पॉलिटिक्स में है। अब आप मुझे मेरे पार्टी से लड़ाना चाहते हो, मैं लड़ूंगा नहीं, क्योंकि आजकल मैं बड़ा सोच समझ के बोलता हूँ। अच्छा। हाँ, क्यों बिलाल साहब, चेयरमैन साहब ने कहा है हमारे कि आप मीडिया में जाते हैं, आप पॉपुलर बहुत है, लेकिन आप सोच समझ के बोला कर रहे हैं, ठीक। तो इसलिए मैं सोच समझ के बोलता अच्छा, हूँ। फिर आपके उस जमाने में, आप कह रहे आपके जमाने में, उस जमाने में आप रईस थे जिस जमाने में मैं इस वक्त? उस जमाने में भी रईस था, आज भी रईस हूँ। आई वॉज अल्हम्दुलिल्लाह। बॉर्न विद द गोल्डन स्पून। हाँ, हाँ, सोने के चम्मच लेके आप पैदा हुए। उस हाँ, जमाने में जो लोग आज रईस, उस जमाने में पीली हाँ, टैक्सी में घूमते थे। हाँ, यस, ये। अब आप समझे। हाँ। उस जमाने जो पीली टैक्सी में घूमते थे, हाँ। वो आज मेरे से जो है ना, जो मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है ना, हाँ। उससे 5 गुना ज्यादा महंगी गाड़ी है। अच्छा, उस जमाने में वो कंगले थे। कंगले थे। हाँ, आज वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप उनके हाथ में। मैंने पीपल्स पार्टी का नाम ही नहीं लिया, अच्छा। मैंने पॉलिटिशियनों का नाम लिया। अच्छा, वो पीपल्स पार्टी में भी ऐसे लोग तो नहीं, हों। मैं पीपल्स पार्टी का नाम ही नहीं लेता हूँ भाई, पीपल्स पार्टी मेरी पार्टी है, मैं अपनी पार्टी का नाम क्यों लूं? सच आदमी तो फिर देख आप ले ले नाम, नहीं, वैसे सच मैं तो कैसे ले सकता हूँ? आपका जो शुमार जो होता है ना, असल में मेरे तौर पे, आज आपको, ये तो आप भी जानते हो, लोग आपका ना ऐसे बहादुर आदमी के तौर पे जानते हैं। तो बहादुर आदमी का मतलब नहीं है कि खड्डे में अपने आप को फेंक। नहीं, सच बोलने से आदमी खड्डे में नहीं, नहीं सच गिरता। सच बोलने में मैं खड्डे में गिरा हूँ। सच मैं बोलना। 8 साल सच बोलने की बुनियाद पे 8 साल हाँ। मैं बगैर ओहदे तो का ऐसा रहा। क्या सच बोला था आपने? वो उस वक्त अब के तो आप बोल दिया क्लिप्स था ना, वो निकाल दे, बोला बस सच ही बताना वो है उस ना। वक्त के क्लिप्स निकाल दे, वो तो बोला बस सच बताना है, दोबारा और थोड़ी वो बोलना है। प्रूफ भी हुआ, जो मैं उस वक्त बोलता था वो होगा। हाँ। उस वक्त मैंने कहा था कि ऐसा मत करो, ऐसा होगा। हाँ। आप समझ रहे हैं, लियारी के हवाले से, हाँ। ऐसा मत करो, ऐसा होगा आपके साथ, और ऐसे ही हुआ। मजे की बात ये कि जो भी मेरे खिलाफ बस आपने जाता कहा है, था गैंग वार नहीं बनाओ, ये गैंग वार तुम्हारे पर आएगी, यही कहा था। मजे की बात ये है कि जो जो मेरे खिलाफ मुखालफिन थे ना, हम्म। उन सबको जो है ना, जिनको कहते हैं ना कि जिन पे एहसान करो उनके शर से बचो, हम्म। जिन पे एहसान किए वही मेरे खिलाफ हो गए। बोलो, नाम आप नहीं लेंगे, नाम नाम नहीं लेना ले भी अच्छी बात नहीं है। नाम नहीं लेना चाहिए यार। अब देखो ना, ये आखिरी आखिरी टाइम चल रहा है किसका? अपना, सियासत का। क्यों? क्या कितना सियासत करे यार, 8 दफा बने, एमपी, एमएनए, मिनिस्टर, डिप्टी स्पीकर। आप थक गए। अब नौजवान बेटा मेरा कहता है, अगर तुम नहीं खुद इलेक्शन में अगर नहीं मतलब विड्रॉ करोगे तो मैं तुम्हें जबरदस्ती करवा दूँ। अच्छा, हाँ। तो ये जो पीपल्स पार्टी है, उसके एक जमहूरी पार्टी है, तो वहाँ सच बोलने में पाबंदी है? नहीं, पाबंदी सच बोलो पीपल्स पार्टी में नहीं है, मुस्लिम लीग नून में ज्यादा है। मुस्लिम लीग नून का कोई बंदा सच बोलता है, वो हमारा एक होता था एमएनए चौधरी लतीफ, उस नहीं, वो तो जब बेचारे, किसी मुस्लिम लीग वाले से बात करेंगे तो उससे मुस्लिम लीग का पूछेंगे ना, उसका आपसे तो। चौधरी लतीफ की मैं मिसाल दे रहा हाँ। हूँ। वो कहता है आपकी पार्टी तो फिर भी बर्दाश्त करती है, हमारी पार्टी ने तो, अगर आप मैंने कुछ बोल दिया तो मुझे तो उन्होंने टिकट ही नहीं दिया, चौधरी अच्छा। लतीफ को। मैं तो 2023 की बात करूंगा हम्म। आपसे,
मैं आपके जैसा पॉडकास्ट में बहुत जाता था 2023 में, हाँ पर ऐसी ऐसी बातें कर जाता था कि जिसको मेरे खिलाफ जो शो कॉज नोटिस मिलते थे अच्छा। पार्टी की तरफ से कि ये जो तुमने बोला है इसका शो कॉज। आपका कहना ये है कि पार्टी ने आपकी जबानबंदी कर दी है, इसलिए बहुत कुछ देख रहा हूं लेकिन बोलूंगा नहीं। मुझे बिलावल साहब ने समझाया है कि आपकी बात बहुत वायरल होती है तो चुप रहो। बिलाल साहब ने ये कहा अभी आप बड़े हो गए हो हम्म, तो जरा फिर अब आप सोच सच समझ के नहीं बोलो बोलो। ना। हाँ, पीपल्स पार्टी की बड़े तरफ हो से गए, सच। सोच समझ के बोलो। सही। हम्म। नबील भाई, पीपल्स पार्टी, लियारी पीपल्स पार्टी का किला था, है, अभी भी है। अभी भी है। और वहां का एमएनए फॉर्म 47 पे। वो ये तो आप लोग बोलते हो, ये मुखालफिन बोलते हैं। देखो मैं आपको आज एक बात बताऊं, हम्म। जब भी कोई हारता है ना वो हम्म। अगले पे फॉर्म 47 का इल्जाम लगाता है। जो जो भी हारता है, 97 में हमारे साथ क्या हुआ, क्या हुआ? 1997 में एमपीए का इलेक्शन लड़ रहा था। हम्म। मतलब लियारी के 2 यूनियन काउंसिल थे, बाकी शहर के दूसरे इलाके थे। मैं वो वाहिद बंदा हूँ जो पूरी कराची से इलेक्शन लड़ा। हम्म। तो उस पे क्या हुआ कि 97 में मुझे रात को रिजल्ट दे दिया, बोला आप जीते हुए 12,500 वोट मिले, कि उस वक्त बहुत कम वोट पड़ते थे। मैं घर चला गया, सुबह उठा तो मुझे 6,000 वोट थे। अच्छा। हाँ, बोला आपको 6,000 मिले। और एमक्यूएम के किसी एक शख्स को जिता दिया, लियाकत टीटी को। लियाकत कुरैशी को। टीटी, हाँ, अच्छा। वो वहां से, वो ओल्ड जो एरिया से। उस्मानाबाद से। उस्मानाबाद से। तो उसको जिता दिया, उसको 11,000 वोट उसको दिला दिए। चला 2018 के इलेक्शन इलेक्शन में चेयरमैन बिलावल जीता। और जिस शख्स को जो है जितवाया गया 2018 में, आरटीएस, तो ये जो फॉर्म 47 वाली बात है ना, मैं इसलिए उसको पीछे लेकर जा रहा हूँ। तो आरटीएस में जिस शख्स को जितवाया गया वो मेरे सामने इलेक्शन में खड़ा हुआ, उसको 1,200 वोट मिले। आप समझ रहे हैं? हाँ। तो जो शख्स को बिलावल साहब के सामने जितवाया गया वो मेरे सामने खड़ा होता है, उसको 1,200 वोट मिलते हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो है ना, एक जो हारता है वो दूसरे पे इल्जाम लगाता है। चले एक लम्हे के लिए मान लेते हैं, बल्कि तस्लीम कर लिया कि आप तो बिल्कुल जो है टनाटन बिल्कुल हाँ, फॉर्म 45 के एमएनए पीपल्स हाँ। पार्टी के, ठीक है। ये एमकेएम जो कराची में जीती है, ये फॉर्म 45 पे जीती, 47? अच्छा, अव्वल तो मैं आपको समझाऊं फॉर्म 45 क्या होता है, फॉर्म 47 क्या होता है। फॉर्म 45 होता है जो कि आपको पोलिंग स्टेशन से मिलता है। पता है मुझे। ठीक है ना? हाँ। सुनने वालों को नहीं पता सही। होगा। फॉर्म 47 जो फाइनल रिजल्ट आपको देते हैं, हम्म। उसको फॉर्म 40। हाँ। फिर एक फॉर्म 48 होता है, हाँ। उसका कोई जिक्र नहीं करता है। एक और मसला, ये फॉर्म 45 का और 47 का मसला ये है कि यार लोग जो 45 पे जो लोग हैं ना वो जीते पे, और 47 पे मैं वो। आपको बताऊं, जो हाँ। फॉर्म 45 होता है हाँ। वो आपको बगैर स्टैंप का, वो जो आपका नहीं पोलिंग नहीं, एजेंट, प्रिजाइडिंग अफसर की स्टैंप होती है। पोलिंग एजेंट नहीं नहीं नहीं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, आप मुझे स्टैंप वाले फॉर्म 45 चंद साइन दिखा होता दे, है। हाँ। चंद दिखा दे, बहुत चंद होंगे। बाकी आपको खाली जो है ना एक पर्ची पे लिख कर देते हैं, एक पर्ची ऐसे ही होता है, उसमें जो है लिख के आपको फॉर्म 40 साइन करके चलो देते इसको हैं। यूं लेंगे, एमकेएम जो जीती। तो मैं एमक्यूब के बारे में कैसे बताऊं भाई? एमक्यूब के बारे में एमक्यूब के बंदे से आप पूछो। एक कराची के ना वो है, आवाज हाँ, है कराची पे, आपकी गहरी नजर है। हाँ। हम तो ये कह रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी की सीटें लेके जो ना एमकेएम को दे दी गई। एमक्यूब देखे ना, एमक्यूब वाले खुद अपना हाल खुद जानते हैं। अब ये बताए नबील भाई, आप जो बात कर रहे हैं, आप ये समझते हैं कि 2024 के इलेक्शन में फॉर्म 45 47 जो है खाली इल्जाम है, कोई ऐसी कहानी नहीं है? नहीं नहीं, मैंने कहा ना, हारने वाला हमेशा रोता है। हाँ। हारने वाला कहता है फॉर्म 47, जीतने नहीं, वाला इस कहता है दफा फॉर्म तो 45। सूरत मुख्तलिफ है, हारने वाला हंस रहा है, जीतने वाले रो रहे हैं। नहीं, इस दफा ये है कि जीतने वाले ऐसे भी हैं। मैं आपको बताऊं, जो पीटीआई के मैंने कैंडिडेट से इंटरव्यू लिया इस्लामाबाद में, मेरे साथ बैठते हैं। सही है। आपको पता है कि फॉर्म 47 जो जिसकी आप बात कर रहे हो वो पीटीआई को भी मिला है। अच्छा। मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे हलके हैं पंजाब के अंदर जहां पर ये हारे थे, लेकिन उसके सामने जो कैंडिडेट था पंजाब में, नून का कैंडिडेट, हाँ। उसको किसी तरीके से लाना नहीं था अच्छा। असेंबली में। ठीक है, तो आरओ जो थे ना, उन्होंने बाकायदा 5-5 करोड़ रुपए लेकर फॉर्म 47 दिए। वो कौन सा इतना नून लीग का जो है अवामी मकबूल लीडर कैंडिडेट था जो जीत गया था, या नवाज शरीफ के बारे में, शहबाज शरीफ के बारे में, मरीम नवाज के बारे में कह रहे हैं ये लोग अपनी सीटें नहीं बचा सके, तो वो कौन सा ऐसा खुश नसीब कैंडिडेट था? उसका तो नाम बता दें, जो इलेक्शन जीत गया था, उसको फॉर्म 47 पे मैं राजी। एक का फिर आपको बताऊंगा, राना सनाउल्लाह, राना साहब। ख्वाजा साद रफीक, ये दो का तो मुझे पता है। ख्वाजा साद रफीक ने तो अपनी शिकस्त खुद तस्लीम की है, ट्वीट कर, वो तो कह रहा है वो इतनी जल्दी नहीं करते शिकस्त तस्लीम, तो उनको सुबह सीट मिल जानी थी वो जल्दबाजी में। वो बेचारे ने ना, उसको समझ नहीं आ रही थी, उसको पता नहीं था क्या हो रहा है, उसको समझ नहीं थी। अच्छा।
समझे ना, जिनको समझ थी ना वो फॉर्म 42 लेकर आ गए थे। अच्छा, हाँ। उनको तस्लीम नहीं करनी चाहिए थी। उनको बेचारे को, वो बहुत शरीफ आदमी है। हाँ, हाँ, अगर तस्लीम नहीं करते सुबह तक मिल जाते। तस्लीम नहीं करते सुबह मिल जाती है सुबह। अच्छा। हाँ, इसी तरह हमारे जो है, बल्कि नवाज शरीफ साहब तो नाराज हो गए थे कि ये जो एक मानसरा वाली सीट गई, हाँ। तो यार इधर तो मैं जीता हुआ था। और हकीकत में बताओ, मानसरा वाली सीट नवाज शरीफ जीता हुआ था। मैं फॉर्म दूसरी सीट की 45 बात था नहीं उनके। करूंगा, 2 सीटों से लड़ा था, मैं दूसरी की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वो तो उनके दामाद भी मानसेरा है। से जीता हुआ था। उधर से वो बोला मेरे को क्यों हराया गया, मुझे वो हर चीज में फिर वो आपको पता है ना, कहता है मुझे क्यों निकाला, तो वो सोचे इधर से क्यों मुझे हराया। मानसेरा वाली सीट तो पक्की सीट थी उसकी। अच्छा, एक बात है, इससे हट के एक आपकी गुफ्तगू से एक सवाल निकला। आप नहीं समझते कि उस दिन नवाज शरीफ के पास एक लीडर बनने का एक बहुत बड़ा चांस था, अगर पूरे इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर देते और कहते कि हमें फॉर्म 47 का रिजल्ट नहीं चाहिए, अपनी गन खुद साफ करो। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब को एक हफ्ते तो पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। इलेक्शन के बाद इलेक्शन के एक हफ्ते बाद तक पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। नहीं करेगा। जब उनको पता चला, उसने कहा शहबाज तुम आगे आ जाओ। नहीं, उन्होंने एक दिन पहले ऐलान कर दिया था ना, हाँ, अगले लेकिन दिन। समझ में बाद में आया उनको। अच्छा। अच्छा, अभी समझ में आ गया उनके साथ क्या कहा? अभी तो इतना समझ आ गया कि वो मुल्क छोड़ के चला गया। नहीं, कहीं भाई तो भाई का काम नहीं उतार रहा। नहीं नहीं, वो कह रहा है बाबा ये मेरे बस की बात ही नहीं है। कौन? नवाज शरीफ लंदन में बोला मैं सुकून से बैठा हूँ। नहीं करेगा। अच्छा, क्यों? वो बोला यार ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं बहुत शरीफ आदमी नहीं, शरीफ क्या मतलब है? बाकी कौन बदमाश है? हूँ। वो कहता है मैं शरीफ आदमी हूँ, मेरा भाई का मुझे नहीं पता है, गारंटी नहीं है। भाई के बारे में तो दुनिया का मीडिया कह रहा है कि बेस्ट। भाई वो बेस्ट शोमैन है। आप देखें ना कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको किस तरह फंसाया, बोला स्पीच करो। हाँ, प्रेसिडेंट शो ट्रंप में का, नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि बेहतरीन जो है ना, ये हाँ बेहतरीन जो है ना, इनकी और सलाहियत है और है, खुशामद की वो तरह। बेस्ट शोमैन इसी को तो कहते हैं। हाँ। हमारे मुल्क में सलाहियत इसी को ही कहते हैं, अच्छा, किसको? इसी को। तो वो शोमैन है ना। अच्छा। बस समझ जाए आप, देखने वाले समझ गए होंगे। अच्छा, हाँ, तो इस काम में उनको कमाल मिल का हासिल है। बड़ा कमाल। और अभी तो देखें उनका मुकाबला आपस में है ना, फिर भाई का भाई से। भाई का अपनी बेटी को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता है। हाँ। ये खुद जो है रहना चाहता है। हाँ, नहीं, पहले शो में इन पे कर लें। जो सलाहियत शहबाज शरीफ के पास इस वक्त है, आप समझते हैं वो सलाहियत पाकिस्तान में किसी भी सियासतदान के पास नहीं है? हैं 2-4, लेकिन नाम नहीं ले सकता हूँ। है ऐसे। हाँ है लेकिन 2-4। वो भी शहबाज शरीफ ने उनको भी चारों शाने चित कर दिया चित है। नहीं किया है। शहबाज शरीफ को इस वक्त चांस मिला है तो वो उसको पूरा करने दे। किसी और की जगह नहीं छोड़ रहे वो। हाँ, वो किसी को आने नहीं दे रहा है। तो वो इस वक्त ट्रंप के बहुत चहीते हैं। हर आदमी का देखें ना, आपका भी यहाँ स्टूडियो में कोई चहीता होगा, मेरा भी कोई चहीता है जो मेरी हर बात मानता हो, हाँ। जो हर बात में बोले वाह 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 क्या है यार साहब आपने जबरदस्त काम किया। और आपके इस टॉक शोज में बोले क्या बात आपने किया, आपने तो नबील गबल को चित कर दिया। वो बोल रहा होगा झूठ, लेकिन आपको खुश कर दिया। आप समझ रहे ना, आप बोले यार ये बंदा मेरे साथ ये सही है। तो इसी तरह प्रेसिडेंट ट्रंप का जो इस वक्त सबसे बेस्ट, सबसे आला शख्सियत जो सियासत में है ना पाकिस्तान में, वो शहबाज शरीफ है। शहबाज से। वो उसको गुर आता है ना। अच्छा, ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है उसके भी सबसे ज्यादा करीब शहबाज शरीफ साहब फिलहाल तो है, लेकिन उसकी इनका वजह भी। मूड चेंज होने में टाइम नहीं लगता, आपको पता है। अच्छा, लेकिन वो जितनी मेहनत कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, हाँ, उसमें आप समझते हैं चेंजिंग हो जाएगी? नहीं शहबाज ये बहुत मेहनत करता है यार। जब वो बंदा सिर्फ 4 घंटे 3 घंटे सोता है, हाँ। वो सारा काम करता है। हाँ। सुबह 6 बजे मैरियट में स्विमिंग करता है। हाँ, 3 बजे। प्राइम मिनिस्टर हाँ, 3 बजे। इस्लामाबाद में। कहाँ पे? 3 बजे रात को जो फोन आया था ना उनका, 3 बजे। 3 बजे स्विमिंग करता है। अच्छा, मैं जो तो बताया था। अच्छा, तो वो बंदा जो है अपना, मैंने फिर अगेन कहूंगा, देखो शहबाज शरीफ मुझसे शायद 20 साल बड़ा है, लेकिन आपने को कितना फिट रखा है उसने। तो फिट आप अपने आप को जब तक रहेंगे तो आप बूढ़े नहीं होंगे। तो ये जो शहबाज शरीफ साहब एस्टेब्लिशमेंट के करीब है, तो इनके शहबाज शरीफ के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल ज़्यादा है, पॉलिटिकल स्किल ज़्यादा है, या पाकिस्तान को के हवाले से उनका विजन बहुत बड़ा है? जो सुनने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है। अच्छा। हाँ, वो सुन सकता है। एक बंदा होता है ना, सुनाओ 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 है जी, उसको सर हिलाना बड़ा अच्छा आता है। शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ, हर बात पे जी जी। नहीं, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट ने उनको वज़ीर आज़म के लिए ली, तो कोई ना कोई तो क्वालिटी उनकी होगी ना। यही सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। क्या? आप अगले की सुने और सुन के जो है चुप रहे, बर्दाश्त करें,
और सिर्फ सर हिलाते रहे, इससे बड़ी क्वालिटी और कोई है क्या होगी? अच्छा। वो लीडर गए, जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद बेनजीर भुट्टो, वो आसिफ नहीं अली सुनते जरदारी। थे। वो जब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होकर आते थे, तो वो जब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होकर आते थे, तो वो चंद वोटों पर भी प्राइम मिनिस्टर बनते थे, उनको हटा दिया जाता था। पाकिस्तान में अगर आप कायदे आज़म के बाद अगर आप देखें तो आपको ये दो नाम नजर आएंगे। तीसरा नाम जो जेल में है वो पॉपुलैरिटी के लिहाज से है, लेकिन उसकी जहन, उसका सेंस पॉलिटिकल नहीं है, वो कान का कच्चा है। अच्छा। वो आप अगर मेरे पुराने टॉक शो निकालें, जब उसकी रिजीम थी, जब उसकी हुकूमत थी, मैं उस वक्त उसको कहता था क्या कि आपको ये जो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, जो इमेच्योर, जो अंडर 19 के खिलाड़ी, ये आपको मरवाएंगे। मैं हर शो में ये बात करता था। तो वो जो है, ये जो आपका एंकर है कामरान, शायद भी एक्सप्रेस में शायद था कभी, उसके शो में, फिर वो दुनिया में चला गया, उसके शो में मैंने, हर किसी के शो में मैंने कहा कि इमरान खान जो है ना, उसका दुश्मन सबसे बड़ा जो है ना, इमरान खुद है। ठीक है। क्योंकि वो जो है ना, वो उसको अकल वो यूज नहीं करता है सियासी। आज अगर इमरान खान होता ना, तो ये पाकिस्तान जो इस वक्त टेक ऑफ के पोजीशन में है, इस पे नहीं होता। उसको हटाना एक मजबूरी था। हमने हटाया, एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं हटाया। हम मतलब हमारी जमात ने, यहाँ से जो कराची से चेयरमैन बिलावल ने, हम लोग जो निकले यहाँ पे 2022 में, जो हमने एक लॉन्ग मार्च किया, उसकी वजह से इमरान खान आपने कितने पब्लिक लेकर गए, और साथ में जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट के लोग, वो पीछे हट गए। आपकी अवामी ताकत देख के? अवामी ताकत नहीं देख के। देखे, अच्छा। जब ऑपोजिशन आपकी बात नहीं सुन रहा हो, हम नहीं कह रहे कि हमने लाखों लोग लेकर गए, लेकिन शुरुआत पीपल्स पार्टी ने किया था। अच्छा। पीडीएम से निकल के बाहर, पीडीएम नहीं था हमारे रैली में, पीपल्स पार्टी की रैली थी। अच्छा। उस वक्त जो उसके साथ जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, जो आज जेल में है, उन्होंने उसको कहा था, भाई तुम 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर हो और मैं 10 साल तक यहाँ रहूंगा, आर्मी चीफ। हाँ, 10 साल का प्लान बनाया था। लेकिन मुल्क को जो नुकसान पहुंचाते थे ना, और पहुंचा रहे थे, तो अभी मुल्क सही चल रहा है? अभी बिल्कुल सही चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है। हाँ, अब इस बात पे तो मैं बिल्कुल आपके साथ बहस कर सकता हूँ कि अभी मुल्क सही चल रहा है। हाइब्रिड निजाम है मुल्क में? देखिए, हाइब्रिड निजाम, मैं वज़ीर दिफा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। हाइब्रिड निजाम ख्वाजा आसिफ ने कहा है, वो अपना डिफेंस मिनिस्टर है। डिफेंस मिनिस्टर तो बेचारा, आपको पता है ना, नाम बहुत बड़ा डिफेंस मिनिस्टर, कि वो मतलब एक आर्म्ड फोर्सेस का भी जो है वो डिफेंस मिनिस्टर ही सरबराह होता है। लेकिन वो, उसको कोई शायद सैल्यूट किसी ने नहीं मारा होगा तो उस बात पे नाराज होगा। लेकिन बात यह है कि आपको कभी कभी कड़वा गुड़ पीना पड़ता है मुल्क की खातिर। अच्छा। हमने कड़वे गुड़ पीकर इस वक्त मुल्क को इस पोजीशन में लेकर आए। आप मुझे एक बात बताएं, प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार पाकिस्तान का जिक्र क्यों कर रहा है? आखिर कोई रीजन होगा ना। भारत जिसने ये समझ के अटैक किया, जो भारत के बेवकूफ नादान जो कॉमेडियन एंकर, ये जो मीडिया पर्सन थे, जिन्होंने कहा वो कराची में फौज घुस गई है, भारत की फौज जो है लाहौर में घुस गई है, और इस तरह की खबरें दी, तो उनको जब उनकी 6 तैयारे गिराए गए, उसके बाद दुनिया में आप देखें पाकिस्तान को क्यों कहा जाता है कि जी हमारे, ईरान पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, पूरे अरब ममालिक पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? हम लोग एक ऐसे फोर्स है, अगर देखें 2 कुव्वतें हैं सुपर पावर के तौर पर, एक चाइना है और एक अमेरिका है। उसके बीच में अगर पाकिस्तान इन दोनों की सपोर्ट में है, यानी दोनों सपोर्ट करते हैं, तो फिर आपको पता है कि कुव्वत यही होता है ना कि आपको सुपर पावर सपोर्ट करे। ठीक है। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन में है। ये जो इस वक्त इकोनॉमिकल सिचुएशन है, इसका क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब को जाता है जी? इसका क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब? नहीं, इसका बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ एक शख्स को जाता है। इसका क्रेडिट जो है एस्टेब्लिशमेंट को भी जाता है, इसका क्रेडिट गवर्नमेंट को भी जाता है, इसका क्रेडिट पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसको भी जाता है। लियारी पे गुफ्तगू करते हैं। मतलब आप लंदन से लियारी पर आ गए वापस? चले आ जाओ। मिनी ब्राजील अर्जेंटाइन लियारी, इस लियारी को हो क्या गया? लियारी को क्या हो गया? क्या हो गया? लियारी में क्या हो गया? अगर आपसे सुनने, आप एक हिस्ट्री, पूरी लियारी की हिस्ट्री आपको हिफ्ज है।
लियारी में गैंग वार कैसे शुरू हुई? लियारी में गैंग वॉर था, अभी तो नहीं है ना। नहीं है ना, तो क्या उसकी हिस्ट्री कैसे हुई गैंग देखिए, वार? लियारी में अगर आप गैंग वॉर की बात करते हैं तो लियारी का गैंग 1930s में भी था। लियारी में? लियारी में शेरो दादिल बड़े मशहूर थे वहां पर, काला नाग, ये सारे उस वक्त के गैंग्स थे। उस वक्त भी था, फर्क ये था कि उस वक्त हंटर और खंजर होता था, हम्म, अभी रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं। तो ये उस वक्त का एक था। अब जाके बिल्कुल मेरे इख्तलाफात जो हुए वो इस गैंग वॉर के वजह से हुए, जो 2009, 10, 11, ये 3-4 साल, हम्म, 12 तक। तो ये गैंग वॉर को हुआ ये कि जो हमारे ही होम मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी के, डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा, हाँ। उसको बड़ा शौक था। मैं उसको बचपन से जानता हूँ, हालांकि वो मेरे बड़े भाई का दोस्त है। तो आप कैसे जानते हो बचपन? वो हमारे घर एक एक 1.5 महीना रहता था, जुल्फिकार? जुल्फिकार मिर्जा। और उसके अगर आप खुद क्लिप्स निकाले तो वो आपको खुद बताएगा, उससे जो मेरे बारे में बात की है। तो कहीं कहीं उसने दोस्ती की इज्जत का ख्याल रखा, गैरत दिखाया दो कहीं कहीं, कि जहां उसको ये ऑर्डर्स थे कि नबील गबोल को अरेस्ट करके जैकमाबाद जेल में डालो हम्म, और उसके ऊपर शीदी चढ़ाओ। नहीं करें। हाँ, ये ऑर्डर्स थे। अच्छा। ये पता नहीं आप चला सकेंगे या नहीं, लेकिन ये ऑर्डर के बावजूद उसने जो है पहले मुझे इन्फॉर्म किया कि यार नबील जरा तुम साइड पे हो जाओ। ये एक दफा हुआ था, लेकिन फिर जब उस पर प्रेशर जब ज्यादा आता था तो फिर मेरे घर पे भी रेड हुए, सिटिंग एमएनए पीपल्स पार्टी का। तो उनको, उसको घर में डीआईजी अरेस्ट करने आता है। वो उन पे प्रेशर कौन डाल रहा था जुल्फिकार मिर्जा हाँ, साहब? जो डालने वाले थे वो डाल रहे हैं, अभी है नहीं वो। लेकिन ये है कि मतलब ये हालात थे। बहुत सारे लोग कहते हैं यार तुमने क्यों पार्टी छोड़ी, तुम एमक्यू में क्यों चले गए। तो जब मैं उनको बताना चाहता हूं तो वो सुनते नहीं, बोला फिर भी आपको पार्टी नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं लड़ने वाला बंदा हूं, अच्छा। मुझे लड़ने का जो है ना एक शौक है। मैं गिव अप नहीं करता हूं, आई डोंट सरेंडर। मैं सरेंडर नहीं करता हूं। मुझे कहा कि आप घर पे बैठ जाओ, 3-4 साल गुजर जाएंगे, उसके बाद फिर जब अगला इलेक्शन होगा फिर देखा। मैंने कहा नहीं, मैं लड़ूंगा इन गैंग वॉर से। और लड़ने के लिए आपके पास हथियार होना चाहिए, हम्म, वो हथियार नहीं जो आप गन की सूरत में बात। आपका आपको आपको पावरफुल, तो गैंग वार आपके क्यों खिलाफ थी? सुने, आपको पावरफुल होना पड़ता है। क्यों पावरफुल होना पड़ता है? क्योंकि आप जब गैंग वॉर से लड़ रहे हैं और उनको सपोर्ट होम मिनिस्टर का है, हम्म, तो मेरे ऊपर मर्डर केस बना, आपको पता है, हम्म, मेरे ऊपर मर्डर केस बना। मेरे ऊपर पता नहीं डीआईजी साउथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि एक गैंगस्टर को पकड़ा, उसने कहा नबील गबोल ने हमें हथियार दिए, उसने कहा जो है फिलाने को मारो। मतलब क्या कुछ नहीं किया मेरे साथ। तो मैंने उस कंडीशन में जब मैं पार्लियामेंट में दोबारा गया एमएनए बनकर, मैं इनसे फिर लड़ा। और मुझे फख्र से ये कहना पड़ता है कि हमारे पाकिस्तान के रेंजर्स ने जिस तरह जबरदस्त तरीके से इनका इनका खात्मा किया है, उसमें अगर 10% भी मेरा, अगर आप बोलेंगे ना, हिस्सा था। आप लोकल इंटेल के बगैर कोई कहीं भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। आपके जब तक लोकल इंटेल नहीं होती सही आपके बात। पास। ये बात तो ये सही है। सपोर्ट था। तो अब आप कहते हैं क्यों था, मैं क्रिमिनल को कैसे सपोर्ट कर सकता? मैं खुद क्राइम में कभी नहीं रहा जिंदगी में। अच्छा रवील भाई, आपने कभी खुद गैंग बनाने की कोशिश की? कभी भी नहीं, आपको ऑफर हुई? कभी भी नहीं। नहीं, ऑफर हुई आपको नहीं कि बना लो, ना, जहन में ख्याल आया? क्यों? मुझे पता है कि क्राइम नेवर पेज। तो मुझे ये शुरू से, मैं क्राइम के बहुत खिलाफ हूं। आप? शुरू से मैं क्राइम के हमेशा खिलाफ रहा हूं। तो मैं क्राइम को देखे ना, क्राइम आज लियारी के लोगों ने मुझे इलेक्ट अगर किया है, बड़ी मोहब्बत से इलेक्ट किया है। अगर आप मेरे ड्यूरिंग इलेक्शन आते, आप मेरे मेरे जलसे देखते, तो मैं ये कह सकता हूँ फख्र से कि इतने बड़े मेरे जलसे होते थे कि मैं, मतलब सामने जो मेरे कैंडिडेट था उसको तो मैं किसी बारे में नहीं लाता था, कि इतना पब्लिक सपोर्ट। क्योंकि मैं 10 साल बाद आया था, मेरे बाद 2 एमएनए आए। जब मैं लास्ट टाइम एमएनए था 2013 में, तो मेरे बाद 2018 में एक एमएनए आया, उससे पहले 2013 में एक एमएनए आया। दोनों ने कुछ डिलीवर नहीं किया। सही। तो पब्लिक आज भी देखें, जितने डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं लियारी में, पीपल्स पार्टी कर रही है। जितने डेवलपमेंट में काम हो रहे हैं, एक पीपल्स पार्टी का एमएनए की हैसियत से मैं करवा रहा हूँ। अच्छा। मैंने 400 किलोमीटर का स्वी गैस का लाइन तो डाला। टाउन भी पीपल्स पार्टी का है, मेयर भी पीपल्स पार्टी का है कराची का। हाँ, तो अच्छी बात है ना। तो वो पीपल्स तो वो पार्टी लोग का कुछ नहीं कर मेयर रहे है। क्या? नहीं, वो अपना लेकिन लियारी में तो इस वक्त देखें, इस वक्त जो रोड बन रहे हैं मेरे फंड से बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आज आपको बताऊं कि चेयरमैन बिलावल
लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट एक उन्होंने बनाया, तो पूरे पूरे सिंध में कहीं नहीं बनाया उन्होंने, इवन लाड़काना में नहीं बनाया। अच्छा। लियारी को वो अपना घर समझते हैं। अच्छा। शहीद बेनजीर की वजह से पहली दफा शहीद बेनजीर एमएनए का इलेक्शन लड़ी 88 में, तो मैं उनके साथ एमपीए का इलेक्शन लड़ा था। तो उस सीट को, और उनको पता है मोहतरमा कितनी मोहब्बत करती थी लियारी के लोगों से, लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट बनाया, और आप देखेंगे 2-3 महीने से पूरे लियारी में काम शुरू हो जाएगा, पूरा लियारी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। पीपल्स पार्टी की 17 साल से गवर्नमेंट है, उससे पहले भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। लियारी जो आज से 40 साल में उससे भी बदतर हो गया, तो कब लियारी बेहतर होगा? अभी 17 साल में कर लेते बेहतर। वो मैं आपको बताऊं कि 17 साल में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी ना, 17 साल में मेगा प्रोजेक्ट भी दिया था 3 अरब रुपए का, पिछली गवर्नमेंट ने, जो पिछली हुकूमत थी, उस पर रोड बने सारे, जो बड़े बड़े मेन रोड है वो बने। हुआ ये, जब सुई गैस आई लाइन डालने, तो उन्होंने साइडों से जो है रोड कटिंग के, रोड काट के पाइपलाइन डाले। अच्छा, अब वो भी हमें करना था, वो हमारी मजबूरी थी। अगर ये कह रहे हैं क्यों सुई गैस ने रोड तोड़ा, पूरी कराची में तोड़ा है, क्लिफ्टन में भी तोड़ा है, इधर आपके इलाके में भी तोड़ा है, हर जगह रोड तोड़ा, लेकिन उन्होंने पैसे दिए कि भाई ये तोड़ा, ये पैसे लो और रोड बनाओ। वो पैसे पता नहीं कहाँ गए। सूरत हाल तो देखिए, तरक्की याफ्ता इलाका तो उसको नहीं कह सकते ना कि आप दिखाएं कि फखर से लियारी में आके देखो यहाँ बेहतरीन सड़क है, पानी है, बिजली है, गैस है, सीवरेज का बुनियादी सहूलतों से महरूम लियारी बिल्कुल नहीं है। चंद इलाकों में पानी वाकई नहीं है, उस पर भी काम हो रहा है। K4 का जो काम हो रहा है, K3 का काम हो रहा है, उस पर भी काम हो रहा है। लेकिन आज आप देखें, पीपल्स पार्टी के दौर में, जब मैं 2008 में एमएनए बना, ये बहुत कम लोगों को ये बात पता है, ये बार बार मैं इसलिए कहता हूँ कि ताकि इनको पता चले। मैं एमएनए 2008 में बना, तो प्रेसिडेंट जरदारी जब प्रेसिडेंट बने, तो पहली दफा कराची आए चीफ मिनिस्टर हाउस में, उन्होंने मुझे और मेरे एमपीएस को बुलाया कि बताओ कराची में ऐसा, लियारी में ऐसा क्या होना चाहिए कि लोग खुश हो जाए। मैंने कहा सर, रोड तो वैसे ही बनेंगे, सारे काम होंगे, लियारी को एक बेनजीर साहिबा के नाम से यूनिवर्सिटी दो और एक मेडिकल कॉलेज दो। आप यकीन करें, विद इन 15 डेज अप्रूवल आ गई इसकी, जो कि जरदारी साहब को समझ आया कि यार वाकई अच्छी चीज़ है। ये यूनिवर्सिटी जो आज लियारी में, शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, ये मेरी प्रपोजल थी प्रेसिडेंट जरदारी को। बेनजीर मेडिकल कॉलेज मेरी प्रपोजल थी। जुल्फिकार अली भुट्टो लॉ कॉलेज मेरी प्रपोजल थी। ये प्रपोजल मैं लेकर गया, प्रेसिडेंट जरदारी ने अप्रूव किया और बनाया, और आज वो फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो लियारी से गैंग वार का मुकम्मल खात्मा हो गया है? मुकम्मल खात्मा हो गया है। अब दोबारा कभी लियारी में सवाल ही पैदा नहीं, मैं जब तक वो नहीं होगा। अच्छा, पहले भी मेरे पीछे हुआ ना। मतलब आपको खौफ की अलामत है? आपके खौफ नहीं, मैं खौफ की अलामत नहीं हूँ, मैं क्राइम का दुश्मन हूँ। मैं इस लिहाज से खौफ की अलामत हूँ। अच्छा, जो क्रिमिनल होगा वो बचेगा नहीं। तो गैंग वार आपके खौफ से नहीं आ रही? जो भी गैंग वॉर, क्रिमिनल मेरे खौफ से आती है नहीं आती, वो सर उठाएगा, उसका सर कुचला जाएगा। और ये मेरा, यानी ये नहीं कि मैं कोई बड़ा तुर्रम खान हूं। भाई, आपके बारे में तो कहा जाता है, आप कह रहे हैं कि आपके खौफ से गैंग वार, आप तो गैंग वार के खौफ से लियारी नहीं जाते थे। ये गलत है। अगर आपने इतनी वर्किंग करके ये जो आपने बनाई है गूगल से निकाल के, आप मेहरबानी करके जरा यूट्यूब पे भी चले जाए ना, वहां पर लगे कि सरदार नबील गबोल लियारी विजिट। इसी तरह आप जैसे मीडिया के लोगों ने मुझे कहा, जब लियारी गैंग वॉर उरूज में था, पूरे लियारी में फायरिंग चल रही थी, पूरे लियारी में रॉकेट लॉन्चर्स चल रहे थे, तो मुझे चंद आपका, इसलिए मुझे याद है कि एक्सप्रेस चैनल का वो जो डीएसएजी था, वो मेरे साथ था। मैं चला गया आईजी ऑफिस, मैंने चौधरी असलम को बुलाया, मैंने कहा भाई फोर्स तैयार करो, हम लियारी में एंटर करें, क्योंकि लियारी में बहुत ज्यादा फायरिंग चल रही है, बहुत ज्यादा वहां पर लोगों को जो है, मैंने सुना लाशें पड़ी हुई हैं, चलते हैं घुसते अंदर लियारी में। मीडिया पहुंच गई, मीडिया में सर आप लियारी के एमएनए, आप तो नहीं जा सकते, आप तो डरते हुए हो। मैंने चलो। इतने में अमेरिकन एक चैनल है वाइस, वो शायद आपने नहीं देखी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा शो के बाद। वाइस चैनल के भी एक रिपोर्टर आ गया, अमेरिकन नेशनल, वो भी आके मेरे साथ बैठ गया। हम लियारी में गए, किसी को हिम्मत नहीं हुई मुझे मेरे सामने आने की। यहां तक के जहां पर वो वीडियो में है, वो उस यूट्यूब में है, वहां पर आप जाए वीडियो में देखें, तो वो जहां पर खंबा गिरा के जलाया था, रोड को बंद किया था, पुलिस वाले जो पीछे मेरे साथ आ रहे थे वो गायब जरूर हुए। मोबाइल है मेरे अपने साथ, जो मेरे गार्ड थे, जो मेरे साथ चल रहे थे, वो उन्होंने उतर के उस खंबे को जो जल रहा था उसको हटाया, और हम उनके सामने से गुजरे, उनके हाथ में रॉकेट लॉन्चर्स था, उनको हिम्मत नहीं हुआ मेरे पर हमला करने का। अच्छा, तो फिर अली भाई, अभी आप खुद कह रहे हैं कि मैं
इनका मुकाबला करने के लिए एमक्यूएम में शामिल हुआ था, तो फिर आप वहीं से मुकाबला करते ना, फिर एमक्यूएम का मुकाबला। फिजिकल मुकाबला नहीं, हाँ, मुझे एमएनए बनना था। एमएनए, क्योंकि मैं एमएनए बनता तो मेरी अप्रोच होती। एमएनए बनने के लिए एमक्यूएम की जरूरत, आप अपने बलबूते पे बनते नहीं, लियारी से मैं एमएनए? अपने बलबूते नहीं बन सकता था, उस वक्त हालात ऐसे थे, मैं नहीं बन सकता था। डरते थे ना? नहीं, मुझे वोट नहीं मिलता ना। क्यों? मैं आजाद कहाँ से खड़ा होता? लियारी से खड़े होते? नहीं नहीं, जब लियारी के से लोग आप समझते हैं आपके साथ थे देखें, तो? लियारी में तो वो हालात थे उस वक्त, हाँ। 2013 में, कि पुलिस नहीं घुस सकती थी। 2013 में तो टोटली गैंग वॉरनेस को वजीरिस्तान बनाया हुआ था, तो वो अंदर घुस नहीं सकते थे, मैं इलेक्शन कहां से लड़ता? और उस गैंग वार की सरपरस्ती जुल्फिकार मिर्जा कर रहे थे? भी बिल्कुल। और जुल्फिकार मिर्जा को पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की हिमायत हासिल थी। पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट को होम मिनिस्टर थे, फिर जब पीपल्स पार्टी को एहसास हुआ ये गलती कर रहा है, उसको हटा दिया गया, और वो कहता है मैंने रिजाइन किया, चलो रिजाइन किया, हटा दिया, फिर वो वही पार्टी से निकल गए। तो जुल्फिकार मिर्जा में और जरदारी साहब बचपन के दोस्त थे, इनमें किस बात पे इख्तिलाफात हुए? मेरे ख्याल में देखे, जरदारी साहब को जो है वफादार दोस्त पसंद है। तोती को जो मसला था, तोती हम कहते हैं जुल्फिकार मिर्जा को, बचपन से उसका निकनेम था। क्यों? तोती तोती कहते थे उसको, उसकी थोड़ी नाक तोतो जैसी है ना, तो वो उसको बचपन में तोती कहते थे। बंदा बड़ा अच्छा है, लेकिन क्या है कि उसको इशू थोड़ा मेंटली हो गया था, बहुत ज़्यादा एंगर मैनेजमेंट, गुस्से में आ जाना, बगैर सोचे समझे बात करना। फिर इख्तलाफात क्या हुए जरदारी साहब से, मुझे और कुछ नहीं ज़्यादा पता है, लेकिन फिर वो ओपनली आ गए। फिर जो जिस तरीके से बयानात उन्होंने दिए हैं, मतलब वो एक दोस्त किसी दोस्त के खिलाफ नहीं देना चाहिए, इस इंतहा पे नहीं जाना चाहिए, इतनी इंतहा पे नहीं जाना चाहिए। अभी तो ये बात गलत है कि आप लियारी कभी गैंग वार के खौफ से, रहमान डकैत के खौफ से लियारी से आप भागे नहीं, ये तासुर है, गलत तासुर है। कभी नहीं भागा हूं मैं। मैं आज आपको मजेदार बात बताऊं, मेरे रहमान डकैत से आपकी मुलाकात हुई? बिल्कुल हुई है, मेरे सबसे हुई है, क्योंकि ये पहले सब जितने भी थे ना, ये जितने बाद में गैंग बनाया, पहले ये जो गफ्फार जिगरी था, ये एक फुटबॉलर था लियारी का। ये बाकायदा इसके मैचेस में मैं जाता था, ये फुटबॉलर था। ये बाद में बने हैं। नहीं, अजय देवगन ने बनाया, कंपनी वालों ने। नहीं, हाँ हाँ, सही बता रहा हूँ मैं। वो कैसे? वो ऐसे कि ये जब इंडियन मूवीज आ गए गैंग्स के ऊपर, जो पहला मूवी आया, ये जो कंपनी मूवी जिसके तरह, तो वो एक हीरो वाला टच आ गया कि जो गैंगस्टर है वो हीरो है। तो इसी तरीके से इनको भी बड़ा शौक हो। मैं आपको एक का मिसाल दूं, उसका नाम नहीं लूंगा मैं। उसने अपने इलाके के बड़े एक हसीन लड़की से शादी की। अच्छा। तो पता चला भाई शादी कैसे हुई, इतनी अच्छी फैमिली की हसीन लड़की। तो लड़की का इंटरव्यू लिया गया कि भाई तुमने एक गैंगस्टर के साथ शादी क्यों की, तो उसने साफ का बोला इसलिए की क्योंकि ये मेरा अजय देवगन है। अच्छा। ये मेरा हीरो है, वो हीरो समझते हैं। तो उससे मतलब वो एक किस्म का उनको, लेकिन बाद में उन्होंने जो हरकतें शुरू की कि लड़कियों को घर से उठाना, लोगों के सर काट के फुटबॉल खेलना, फिर लोगों में खौफ शुरू हो गया, फिर पब्लिक में खौफ शुरू हुआ। ये शुरू में इतना इनका नहीं था। तो मैं तो सबसे मिला हूं। उजैर बलोच से भी दोस्ती थी? उजैर बलोच तो मुझे याद है एक दिन उजैर बलोच, अच्छा मजे की बात है, उजैर बलोच क्राइम की दुनिया में था ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं था ना करें। उजैर बलोच जो था, वो जो इनके वालिद थे फैज मोहम्मद, उनका ट्रांसपोर्ट का काम था। वो जो है मेरे पास उजैर आता था ऑफिस में, जब मैं 2002 में मैंने था, तो वो आके मुझे कहता था कि मेरे जो ज़मीन है टर्नो लेयर में, उसका पानी बंद हो गया, तो उसके लिए आप चीफ इंजीनियर फ़ोन करें, या किसी और काम के लिए वो आता था। उसकी उम्र भी बहुत कम थी, वो मेरे पास आता। हम तो खुद हैरान हो गए थे कि जब रहमान के बाद उजैर को बनाया गया, तो उजैर को यहाँ तक पहुंचाने वाला कौन किरदार था जिन्होंने ये उजैर को फिर रहमान तो फिर भी पहले से था, रहमान का नाम पहले से था, और ये जो जुल्फिकार मिर्जा शायद रहमान से एक दो दफा मिला हो, लेकिन बेनजीर साहब की गाड़ी भी नहीं, बेनजीर साहब की गाड़ी में नहीं था। लोग कहते हैं गाड़ी वही ड्राइव कर रहे थे। नहीं, बेनजीर साहब ना वो गाड़ी ड्राइव, मेरे ख्याल में वो गाड़ी चलाना भी नहीं जानता था। अच्छा। लेकिन उनकी लियारी के लड़के थे जो कि मैं भी लेकर गया था, लियारी के लड़के, मैं खुद वहां पे था। तो बाकी ये उजैर जो है, उसको नो डाउट जुल्फिकार मिर्जा की बड़ी करीबी दोस्ती हो गई थी, और उसकी तो वो वीडियोस भी है ना। गैंगस्टर बनाने में जुल्फिकार मिर्जा कहा थे? वो गैंगस्टर तो खुद बना, उसको सपोर्ट करने में सपोर्ट होम मिनिस्टर का था। तो उजैर का जितना खौफ था, उजैर
वजह क्या थी दहशत की, खौफ उज़ैर की? का खौफ हुआ उस वक्त जब उसने अरशद पप्पू का जब जो मारा हम्म, और उसका गर्दन काट के फिर पूरे लियारी में फुटबॉल खेला गया, हाँ। तो उस वक्त एक खौफ नहीं, वो तो हो उससे गया। पहले बहुत बात का वाकया नहीं था ना, नहीं, उससे बात पहले का भी नहीं है, गैंगवार। पहले पहले था लेकिन इतना खौफ नहीं था। अच्छा। हाँ, बाद में बना। तो आपके ख्याल में उज़ैर बलोच रहा होने के बाद दोबारा ये इस तरह की कोई सरगर्मी में मुलविस होंगे? मैं नहीं समझता हूँ। देखें, मेरे ख्याल में 10 साल से तो वो हम्म, अंदर है, और वो बाहर निकल के इतनी बड़ी गलती दोबारा नहीं करेगा। अच्छा। अगर निकला बाहर, और अगर निकला भी बाहर, तो मुझे नहीं लगता कि वो लियारी में या पाकिस्तान में रहेगा। अच्छा, आप समझते हैं कि लियारी गैंगवार के लड़कों को भी आम माफी देनी चाहिए? लियारी के गैंग वॉर के लड़के जो बचे ही नहीं, सब मर गए, ठीक। सब मारे गए। ठीक है। माफी कहाँ से मिलेगी? नहीं, उज़ैर बलोच तो है ना। उजैर बलोच तो अभी जेल काट रहा है ना, आप समझ। माफी कहाँ से मिलेगा? ओके। एक और सवाल, इसी सवाल का अगला हिस्सा। तो फिर ये जो कहा जाता है कि आप गैंगवार के खौफ से एमक्यू में शामिल हो, गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए, एमक्यूएम में शामिल इसलिए नहीं हुआ था कि मैं उनके मिलिटेंट विंग लेकर मैं लियारी में लड़ूं। मैंने कोई मिलिटेंट विंग लेकर लियारी में तो नहीं अच्छा, लड़ा। एमक्यूएम का मिलिट्री विंग जो लियारी से लड़ रहा था, गंग चल रही थी, गैंग वार, नहीं, लियारी गैंग वार। लियारी लियारी देखें, लियारी के जो गैंग्स थे वो लियारी तक महदूद थे। एमक्यूएम के गैंग्स थे वो अपने इलाके तक महदूद थे, ना वो लियारी में आते थे ना लियारी वाले उनके इलाके में जाते सही थे। है। वो आपस में कभी नहीं लड़े। एक दफा सिर्फ एक इंसिडेंट हुआ था कि पाक कॉलोनी से बस रोका गया। ये वीडियो वायरल हुई है इतनी सारी। हाँ, पाक कॉलोनी में, हाँ। पाक कॉलोनी जो बिल्कुल टच है आपके लियारी से, वहां से बस से लड़के कुछ उतारे गए जो उर्दू बोलने वाले थे। उनको फिर खलाकोट लेकर गए, और वहां पर कुछ लोगों को, इन्होंने एक दो लड़कों को मारा। फिर उस पर इंटरवीन किया रहमान मलिक ने। ठीक। फिर कोई 150 लड़के थे, उनको छुड़वाया। नहीं, वो भी हुआ, फायर ब्रिगेड का वाकया हुआ। कौन सा वाक्य? फायर ब्रिगेड में फायरिंग हुई थी, फायर स्टेशन, मतलब बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं। अच्छा, मुझे इसका लब कई बिलोचों की लाशें भी मिली तारिक रोड से, 5 बिलोच से बात ही सारा। सदर में एक वाक्य हुआ था। हाँ। सदर में 3 लियारी के बलोचों को उठाया था, वो एक वाक्य मुझे तो पता है। ये चलो एमक्यूएम के बारे में गुफ्तगू करते हैं। इतने थोड़े से अरसे में कुर्बत भी हुई, अदावत भी हो गई, अलहदगी हो गई। हुआ क्या एमक्यूएम में? आपको अल्ताफ हुसैन ने अपनी सबसे ज़्यादा एक जो आबाई इलाका था जीदाबाद, वहाँ से सीट दी। पहले बताया आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी थी कि वो अल्ताफ हुसैन ने उस आबाई इलाके के लिए आपको इंतखाब किया कि भाई ये इधर नबील कबूल साहब जो आज शामिल हुए हैं, कल सुबह इधर से इलेक्शन लड़ेंगे? मैं समझता हूँ कि वो क्वालिटी मेरे अंदर जो उस वक्त उन्होंने देखी थी, उनको ये नहीं पता था कि मैं अपने ही पार्टी में ऐसे एक शख्स को ले रहा हूँ कि वो जो मर्दम शनास नहीं है वो। मतलब उसको ये नहीं पता था ना कि ठीक है, अल्लाह का एहसान है, मेरी इज्जत उन्होंने की। उन्होंने मतलब समझा कि भाई ये अजीज़ाबाद से उन्होंने मैं टिकट दी। लेकिन जब मैं पार्टी में गया तो फिर पार्टी के अंदर मैं अपने आप को टोटली अनफिट समझता था। एक दफ़ा मैं, अल्ताफ हुसैन का खिताब था, तो अल्ताफ हुसैन के खिताब के दौरान आपको पता है कि सब उनके जितने लीडर्स थे वो नीचे बैठते हैं, और मैं ऊपर बैठा था। जैसे अभी आपने पाँव उठा के ऊपर बैठे, मैंने भी ऐसी था। और नीचे फारूक सत्तार बैठा हुआ था, खालिद मकबूल बैठा हुआ था, सारे सीनियर लीडर बैठे थे, और मैं कुर्सी पे बैठा था। तो इतने में वो भागते हुए आया, अपना वो जो इतना मीडिया कोऑर्डिनेटर था, क्या नाम है उसका यार, मैं हमेशा उसका नाम भूल जाता कमर हूँ। मंसूर, सैफ अब्बास। कमर मंसूर, नहीं, सैफ अब्बास, वो जो टाउन का चेयरमैन भी था, वासे जलील। वासे जलील। वो भागते, नबील भाई साहब पाँव नीचे करो, नीचे बैठ जा। मैंने क्यों? बोला वो लंदन से फोन आया, आपको लाइव दिखाया जा रहा है। नहीं कर। खुदा की कसम, मैंने बात सुन, मुझे लाइव दिखाया जा रहा है। अगर मैं नीचे बैठ गया, मेरे लोग क्या कहेंगे कि ये जो है अल्ताफ हुसैन ने, एमक्यू वालों ने इसको नीचे बिठाया। मेरी तो टक्के की भी इज्जत नहीं हो, मैं नीचे नहीं बैठता। अच्छा। मैं बैठा रहा। इस तरह ये बहुत सारी चीजें मैंने की है कि ये मुझसे तंग आ गए थे। अच्छा। फिर एक दो दफा मैंने आके मीडिया में बोल दिया हाँ। इनके खिलाफ। तो फिर हमने देखा कि भाई एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने आपसे रब्ता किया था शामिल होने, या आपने रब्ता किया था? नहीं, उन्होंने किया था, खुद रब्ता किया था, फोन किया था, जान पहचान थी? यार इनके पास एक इंटेलिजेंस एजेंसी होता था, एमक्यूएम का? एमक्यूएम के, इनकी अपनी एमक्यूएम की। आप यकीन करें, मैं हैरान होता था। मेरे वो नंबर्स जो किसी के पास नहीं होते थे, उस पर रात के 3 बजे अल्ताफ का फोन आ जाता था। नहीं कहते? अच्छा। मेरे एक एक स्टेप के बारे में उनको पता होता था कि इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, इस वक्त मैं कहाँ जा रहा हूँ, इस वक्त किससे मिल रहा हूँ, एक एक चीज़। उन्होंने जब देखा कि मेरी राय जुदा हो रही है पीपल्स पार्टी से, उन्होंने पहले ही मुझे पकड़ लिया। अच्छा।
कि ये पीटीआई में नहीं चला जाए। मैं जा रहा था पीटीआई में अच्छा, 2013 में। इमरान खान ने मुझे बुलाया, दावत दी थी घर पे। तो वो फोन करके क्या बातचीत करते थे आप? उस पर मैं आता हूँ। तो इमरान खान ने जब मुझे 2013 में बुलाया, उससे कहा कि यार नबील, तुम अब यहाँ पे तुम्हारी जगह नहीं, तो मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो, और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हें सिंध का सदर बनाता हूँ, और आगे आने वाले दिनों में मैं प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा हूँ, तो तुम चीफ मिनिस्टर सिंध हो गए। अच्छा, यहाँ तक उससे मुझे कहा, तो तुम मेरे साथ आ जाओ। वो भी बात सब इनको पता थी। मैंने कहा ना, इनके अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी होती थी एमक्यूएम की, तो ये सारी बातें, तो इसलिए उन्होंने फिर मुझे ऑफर किया। तो वो मैंने फिर, मुझे पता चल गया था कि इमरान खान के साथ भी हाथ हो गया है। 2013 में उसको कहा तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, और उसको नहीं बनाया गया। तो जो आपकी दूसरा सवाल कौन सा था? आपसे बातचीत क्या करते थे बातचीत वो रोज रात को करता था, 3 बजे फोन। रात को? हाँ, क्योंकि उसके पास रात के 11 बजे होते थे या 10 बज रहे होते थे। ये एमएलए बनने से पहले या बाद? एमएनए बनने के बाद। अच्छा, क्या बातचीत होती? पहले तो आधा घंटे वो मुझे जो है ना इधर उधर की बातें करता था, मतलब जो समझ में भी नहीं आती थी, और मैं आधा नींद में होता था, फोन उठा लेता था उसका। तो बाद में जब वो उसको पता चल जाता कि मैं सो गया हूँ, मतलब ड्यूरिंग फोन, अब मैं उसकी बात सुनते थे, सो जाता था। नहीं करे यार। हाँ, वो बोलता जाता था, बोलता जाता था, अच्छा, बोलता जाता था, क्योंकि वो बड़ा, आपको पता है, हाई होता था, तो वो बोलता जाता था, मैं सुनता। बाद में जब मैं बोला, अब अल्ताफ भाई मुझे ये बताए करना क्या है, बोला वो अच्छा 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 अच्छा, आप लगता है सो गए, आपने मेरी बातें नहीं सुनी। मैंने वो, मैं रिकॉर्डिंग में लगा दी, सुबह सुन लूंगा। सुबह मैं सोता था, क्या बोलता था, इधर उधर की बातें। वो उसकी भी आदत थोड़ी मेरे तरह रंगीन आदमी है। अच्छा, हाँ, तो आपकी दोस्ती थी? अल्ताफ हुसैन से मेरी दोस्ती नहीं थी, लेकिन हाँ, मैं उनसे लंदन में, उन्होंने मुझे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का दावत दी थी जब मैं लंदन गया था, जब मैं डिप्टी स्पीकर था। हुआ ये था कि मैं जब डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली था 3 साल तक, तो मेरे स्पीकर बहुत हाउस में कम आते थे, ज़्यादा हाउस मैं चलाता था। तो ये ऑपोजिशन में थे एमक्यूएम, और एमक्यूएम के कोई 8 के करीब एमपीएस जेल में थे। तो मैंने अपनी अपनी तरफ से, वसीम अख्तर, फारूक, ये सारे जितने थे, तो मैंने अपनी तरफ से आर्टिकल 90 इस्तेमाल करके उस वक्त मैंने इनको प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया। तो जिस पे चीफ मिनिस्टर साहब नाराज हुए कि मुझसे तूने पूछा नहीं इनको। मैंने कहा एमपी हैं, मैं स्पीकर हूँ, बुरा लगता है, एक तरफ पूरा खाली है ऑपोजिशन का, बुला लिए तो क्या हो गया, आप छोड़ दो आप। तो मैंने एक किस्म का इनके साथ ये फेवर किया। तो इनके 8 जो है सारे एमपीएस को मैंने फिर सिंध असेंबली के अंदर ड्यूरिंग सेशन कमरा दे दिया था, ये तुम्हारा कमरा है, तुम्हारा। तो वो अपने फैमिली के साथ वहाँ पे बैठते थे। तो वो इस लिहाज से भी मुझे, मतलब मेरी बड़ी कदर करते थे कि यार इससे इतना, मतलब हमारे लिए फेवर किया उसने। अभी बोले ये एमक्यूएम पर इल्जाम है कि वो धांधली से जीतती थी, आप तो खुद एमएनए बने, तो धांधली हुई थी आपकी? नहीं, धांधली देखे 2 किस्म की होती है। एक तो धांधली जिसकी तरफ आपका इशारा था, फॉर्म 47 होता है, और वो एक तो धांधली होता नहीं, है, इजाद है वो, तो इजाद ये भी हुई है। अब आपको मैं नाम नहीं लूंगा, एक बंदा अभी मिनिस्टर भी बन गया है, इस्लामाबाद के नजदीक का एक एमएनए है। तो उसने मुझे कहा कि यार, किसी ने मुझे पूछा कि यार तू कुरान उठा ले कि तू फॉर्म 47 से नहीं जीता है उस जमाने में? अभी अच्छा, इस अभी, इलेक्शन में, हाँ। 2024 की। वो बता रहा था, तो कह रहा मैंने कुरान उठा लिया। मैंने, यार मुझे खुद पर्सनली पता है तो 40,000 वोट से आ रहा है, तेरे को जितवाया गया। कह रहा हाँ, लेकिन मैंने थोड़ी धांधली की है। मैंने कुरान इस बात की, मैंने धांधली नहीं की है। अच्छा, फॉर्म 47 बनाने वालों ने फॉर्म 47 बना लिया, मैंने तो नहीं की ना यार। इस तरह वो बोलते हैं। उस वक्त कौन एमक्यूएम के क्या बोलते थे, एमक्यूएम ठप्पा एक्सपर्ट था, नहीं, आपकी सीट पे अजीताबाद में भी लगाते थे? हर जगह लगाते थे। नहीं, अब आपकी सीट पे लगे मेरी थे? सीट पे 1,80,000 वोट कहाँ से है? मैं गया पोलिंग स्टेशन के बाहर, लोग ही नहीं थे, अच्छा, अंदर से वोट निकले उड़ते हुए, फ्लाइंग वोट्स। अच्छा, हाँ, तो वो ठप्पा एक्सपर्ट थे। अच्छा। तो आप एमक्यू में काफी करीब रहे, तो आपने आपने 15 महीना में एमक्यूएम में रहा। नहीं, उसमें करीब कहते हैं क्या, कि नहीं, मैं करीब कभी नहीं रहा। अच्छा, चलिए, ये कहा जाता है कि एमक्यूएम के अंदर एक मुसल्ला विंग था, तो आपने देखा? मैंने नहीं देखा, मैं झूठ क्यों बोलूं। मैं शिकायत यही थी इनको, एमक्यूएम वालों को, कि मैं 9-0 नहीं जाता था, जबकि एमएनए को हर दूसरे दिन वहां बैठ के ड्यूटी देना पड़ता था। ये अच्छी बात मैं है, नहीं जाता था, लोगों के मसाइल सुनने के लिए बैठना चाहिए। मसाइल सुनने के बिठा बुलाते, अच्छी बात है, उनका बड़ा सिस्टम बड़ा जबरदस्त था। हाँ। मैं तो ये कहूंगा कि मैंने इतना ऑर्गेनाइज्ड पार्टी कोई नहीं देखी है जो एमक्यूएम था। तो मैं नहीं जाता था, तो उस पे भी वो नाराज थे कि मैं नहीं आता हूं, उनके मीटिंग्स में नहीं जाता था, उनके प्रोग्राम में नहीं जाता था। तो एक किस्म का ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जिसको बोले। तो ये एक ऑर्गेनाइज पार्टी भी थी, फिर आपने छोड़ क्यों दिया? बस वो हमारे, मैंने कहा ना कि सरदार नबील गबोल नीचे नहीं बैठता है ना,
सिर्फ नीचे बैठने की वजह नहीं, से एक कि मिसाल आम दी आदमी में आपको। आपको बैठाया गया। ये इसमें मैं मिसाल दे रहा, अगर मैं ऊपर बैठा हूँ और आप बोले यार इधर आके नीचे बैठ जाओ, और कैमरे लाइव दिखा रहा है। हमारा एक पीर साहब था, अभी जिंदा, अभी वो पीटीआई में है, वो सिंध का बहुत बड़ा पीर था, उससे भी एमक्यूएम ज्वाइन की। तो एक दिन में देखा वो नीचे बैठा हुआ है, मैं पीर साहब आपके तो मुरीद आके आपके कदमों में बैठते हैं, बड़े पीर साहब खिताब कर रहे थे ना, आप नीचे क्यों बैठे हैं? हाँ। कह रहा है यार बस छोड़ दो मुझे यार, नहीं तो इधर ये माइंड कर लेंगे। हाँ नहीं नबील भाई, ये तो वैसे बात आपकी समझ में नहीं आई। आपको एक पार्टी ने, एक जब आपकी अपनी पार्टी ने आपको छोड़ दिया था, उस पार्टी ने आपको ओन किया, टिकट दिया, एमएनए बनाया, और आपने इस बात पे पार्टी छोड़ दी कि मैंने नीचे। मैंने आपको एक मिसाल दी ना, देखिए ऐसे बहुत सारी बातें अच्छा, थी। दिल दुखा था छोड़ते वक्त? बहुत सारी बातें थी। 15 महीने के अंदर, मैंने 15 महीना एमक्यू में रहा, 15 महीने के अंदर मैं समझ गया कि मैं अनफिट हूँ यहाँ पर, तो मैं उस वजह से पार्टी छोड़ दी। अच्छा, एमक्यूएम में कभी आपने देखा कि वहाँ आप बताए, आप काउंसलर ने कभी रिजाइन किया? किसी ने? एमएनए रिजाइन कर ले तो कोई बड़ी बात होगी ना। मेरे जान को खतरा था एमक्यूएम से, मेरी जान को खतरा था एमक्यूएम से। एमक्यूएम में भी गए तो आपकी जान को खतरा हाँ। था, एमक्यूएम से निकले भी तो आपकी जान को खतरा। वो मुझसे इसलिए खतरा था कि वो उनको पता था कि नबील गबोल हमारी बात नहीं मानेगा, या जो हमसे करवाना चाहता है, जिस वजह से हम उसको पार्टी में लेकर आए, वो नहीं कर रहा है। जो समझते थे कि मेरे अंदर खुसूसियात हैं, वो चीज वो नहीं कर सकता है, उनको पता चल गया था। तो उन्होंने बाकायदा एक साउथ अफ्रीका से टीम मंगाई थी आपके लिए। हाँ नहीं करें। हाँ, और उसको ये कहा कि जब 9-0 से निकलेगा, आगे जाएगा नाजमाबाद की तरफ, तो उधर मारना, नजदीक नहीं मारना। अच्छा, वो जो मारने वाले थे वो पकड़े गए थे। अच्छा, उनका स्टेटमेंट है। हाँ, आप समझे? तो मकसद ये है कि अच्छा, एमक्यूएम में आपने को इल्म था कि मुसल्लह दहशतगर्द? हाँ, इल्म तो था, जरूर, सबको पता है। कभी आपकी मुलाकात हुई? नहीं, मुलाकात नहीं। दहशतगर्दों से? उनका आई थिंक जो मिलिटेंट विंग था वो कहीं और बैठता था। वो कहाँ बैठता था? मुझे नहीं पता, लेकिन 9-0 में मैंने नहीं देखा। सुना था आपने? कभी सुना था। एमक्यूएम वालों से पूछा उनसे तो मुलाकात करवाओ यार? नहीं। हामिद मीर को जब गोली लगी, हाँ। तो मैं इत्तेफाकन उस दिन 9-0 में बैठा हुआ था। तो मुझे जब उस वक्त शक हुआ कि एक सेंट्रल लीडर ने ये कहा यार टीवी खोलो, एक ब्रेकिंग न्यूज सुना आ रही है। टीवी खोला, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं। 5 मिनट बाद ब्रेकिंग न्यूज आई, हामिद मीर को गोली लगी। ये कौन सा लीडर था? था एक लीडर। नहीं करे यार, अभी वो लीडर है? अभी नहीं, वो भाग गया, मुल्क से बाहर है। अच्छा, आपको पहले मालूम चल गया था? नहीं, मुझे नहीं पता था, वो कह रहा है टीवी तो खोलो, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अच्छा, तो हामिद मीर पे हमला एमक्यूएम ने कराया? उसको कैसे पता था बंदे को? अच्छा, जो एमक्यूएम का सेंट्रल लीडर था, वफाकी वजीर भी था। तो आप डर गए देख के ब्रेक? नहीं, डरा मैं कभी नहीं डरता। उससे पूछा लीडर से आपने? नहीं, मैंने मुझे पता, यार इतना तो अकल रखता हूँ, लहरी का मैंने रहा हूँ, मुझे इन सारी चीजों को पता होता है। हाँ, आप बोला यहाँ से निकलो, अभी तो बड़े हालात। नहीं, वो तो जब इन्होंने इस तरह मेरे साथ किया कि नहीं, उस वक्त जब फिल्म आपने टिकट देखो, उस वक्त मैं और वो शख्स मिलकर गए आगा खान में हामिद मीर से मिलने। अच्छा, मैं और वो शख्स खुद मिलकर एक ही गाड़ी में बैठ कर गए आगा खान में हामिद मीर से मिलने। अच्छा, ये बात आपने हामिद मीर को बताई? ये बात बताइए। तो क्या बोले हो? लेकिन ये तो जो हामिद मीर पे हमला, आज तक ये तो किसी, हामिद मीर समेत किसी ने भी क्लेम नहीं किया कि ये हमला। मैं नहीं कह रहा हूं आपको कि एमक्यूएम ने उस पर गोली चलाई, लेकिन उस शख्स को पता था कि कुछ कराची में होने वाला है, या कोइंसिडेंस हो सकता है ना यार। सही है, क्योंकि हर दफा आपको पता है कि उस जमाने में ब्रेकिंग न्यूज चलता था। हाँ। कोइंसिडेंट भी हो सकता है। हाँ। कोइंसिडेंस को उर्दू में क्या कहते हैं? इत्तेफाकिया। उसने कहा कि यार कोई ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है। ये जो नवीन भाई, जो एमक्यूएम में जो अलहदगी हुई, लोग निकले, उन्होंने इल्जाम लगाया कि एमक्यूएम की लीडरशिप जो है उसका रॉ से ताल्लुक है। तो आपको एहसास हुआ कि? मुझे एहसास तो नहीं हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्ताफ हुसैन के जब बयानात मैंने देखे, जब उसने कहा कि पाकिस्तान टूटेगा और उसने कहा कि हम सिंध को तकसीम करेंगे, तो ये सबसे बड़ी वजह मेरी बनी एमक्यूएम को छोड़ने का। सबसे बड़ी ये एक जलसा हुआ यहाँ पर, अलादीन पार्क है, उसके साथ एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। उधर जलसे में अल्ताफ हुसैन ने कहा कि सिंध 1 सिंध 2, ये उसने बाकायदा अपने तकरीर में कहा। सिंध 1 इंटीरियर, सिंध 1 कराची, और सिंध 2 जो इंटीरियर से। जब ये बात कही, मैंने कहा ये उसके खिलाफ मैंने बयान दिया अल्ताफ हुसैन के। अच्छा, नहीं, आपको वो तो ठीक है, वो आपको एहसास हुआ कि एमक्यूएम का जो पाकिस्तान में शायद रॉस हिदायत देती है ऐसे करो, आपके पास अंदाजा हुआ? आपको इल्जाम लगाया, एमक्यूएम वालों ने इल्जाम लगाया, किसी बाहर के आदमी ने नहीं लगाया कि एमक्यूएम को रॉ ऑपरेट करती थी?
नहीं, एमक्यू के तो ताल्लुकात थे। वो अल्ताफ हुसैन इंडिया जाता था इंडिया तो जाते रॉ हो के कुछ बहुत लोग इनविटेशन जाते में हैं। जाके रॉ के डायरेक्टर से मिलता था। अच्छा। और नहीं आपको ऐसा कुछ नहीं, एहसास हुआ? मुझे, मैं झूठ क्यों बोलूं, ऐसे मानो, लेकिन ये जो मैंने मीडिया में देखे उसके हवाले से बात अरे ये करूं। मुझसे एमके वो बहुत सारी चीजें छुपाते थे। मैं आपको बताऊं, मैं जब भी 90 जाता था तो मैं दूसरे कमरों में नहीं बैठता जहाँ एमएनए एमपीएस बैठते हैं। मैं सीधा राब्ता कमेटी वाले कमरे में चला जाता था। अच्छा। तो राब्ता कमेटी वाले कमरे में जब मैं जाता था तो इनके सेंट्रल लीडर राब्ता कमेटी के मेंबर बैठे होते थे। हाँ। ये मुझे देखकर ना सब चुप हो जाते थे अच्छा। और सब एक दूसरे को इशारा करते थे कि अभी कोई बात नहीं करे। इतने में अल्ताफ हुसैन का फोन आ गया एक दफा। हाँ। मैं आगे बैठा हुआ था। वो अल्ताफ हुसैन को भी ये नहीं पता था मैं बैठा हुआ, और उससे अल्ताफ हुसैन ने एक लीडर को गाली देके बात की। नहीं करे। अच्छा, वो लीडरों को गाली भी देते थे? हाँ, गाली देता था। अच्छा। उसने एक लीडर ये को, जो अभी है खालिद मकबूल मुस्तफा इन्हीं का, में से एक था, अभी जो असेंबली का मेंबर भी है हमारा, कौमी समझे ना। असेंबली का? मैंने नाम नहीं लेना यार, दोस्त है, फिर वो माइंड करते हैं। अच्छा। तो उसको गाली देकर बात की उसने। तो इतने में उसका नाम मैं जरूर लूंगा जिसने कहा, अनीस कायम खानी। हम्म। बोलो अल्ताफ भाई, आपको नबील भाई सलाम कर रहे हैं। हम्म। ये बताने के नबील गबोल भी बैठा हुआ है। अच्छा। तो थोड़ी देर के लिए पॉज हुआ, फिर उसने अपना रवैया चेंज किया बात करने का। अच्छा। वरना तो वो पहले शुरू में सबको गालियां देने लग गया था। अच्छा। हाँ, और किस बात पे गाली दी? वो बात ही शुरू गालियों से करता था। नहीं, मुझे उस दिन गाली उस दिन किसी बात पे गुस्से में था, पता नहीं क्या हुआ था, मुझे याद नहीं रहा किसी बात सारे लीडरों को गालियां देते पे। थे? हाँ, वो जितने जो बैठे हुए थे उनको गालियां। माँ बहन की गाली? अभी ये सब मैं, खामोशी से सुनते थे? हाँ, खामोशी से सुनते थे लोग गाली? चुप होके सुनते थे। बल्कि एक दफा क्या हुआ कि एक दफा मैं बैठा, इसी तरह फोन पे बात हो रही थी, तो वो जो स्पीकर फोन है उस पे अल्ताफ हुसैन बात कर रहा था। तो अल्ताफ हुसैन कह रहा था, सुना है आप टाइम नहीं दे रहे हैं 90 को। आपसे? मुझे कह रहे हैं आप आते नहीं है 90 में। मैंने कहा अल्ताफ भाई, 90 में तो सिर्फ वो चेहरे मुझे नजर आते हैं जिनको देखने का दिल भी नहीं चाहता। बाहर तो अच्छी अच्छी खूबसूरत चेहरे नजर आते हैं। तो वो चुप हो गया, हंसने की जगह चुप हो गया। जब ये खत्म हुआ तो अनीस खान बोला, यार नबील भाई जरा यार इस तरह की बातें ना किया करें। अच्छा। लेकिन एक बात है नबील भाई, उस वक्त जो इन एमक्यू वालों को गालियां पड़ती थी वो कमरे के अंदर पड़ती थी, किसी को पता ही नहीं चलता था। हाँ, बाहर तो एक टेका था, हाँ, एक भरम था, हाँ, इज्जत थी, इज्जत थी। सलाम वलाम लोग करते थे, प्रोटोकॉल था। हाँ। अभी बंद कमरे, अब तो गालियां पूरी कौम की पड़ रही है, इज्जत वो सब कुछ खत्म हो गया है। वो ज्यादा बेहतर नहीं था बंद कमरे में गालियां खाते रहते? अब ये नहीं पता ना कि अभी जो ये जितने भी सेंट्रल लीडर हैं, ये इनका फ्यूचर क्या है, मतलब ये नहीं पता है ना। ये तो पूरी कौम इनका फ्यूचर क्या है। अभी इनमें फ्यूचर में बचा ही गया है जो फ्यूचर हो। अभी अभी कितनी सीटें निकाली इन्होंने, हर दफा वही निकाले। यही फ्यूचर है, यही फ्यूचर है। इसी तरह बस फ्यूचर है। हर वक्त जो होता है ना, वो कहते हैं ना आपके ऊपर किस्मत क्या कहते हैं, वो आपकी उर्दू ज्यादा अच्छी है। हाँ। वो किस्मत की रानी आप पे वो हाँ, नहीं देवी। होती। हाँ, किस्मत की देवी इन पे देवी। कब तक मेहरबान होगी, और जिस दिन मेहरबान नहीं हुई, हाँ, हाँ, या देवी की जगह ना ऑफिसर लिखे। अच्छा। अच्छा। तो फिर आपको तजुर्बा नहीं कि एमके में अच्छा नहीं रहा? नहीं है? नहीं नहीं, मैं 15 महीने में बाहर आ गया। अच्छा, अच्छा, मजे की बात ये, जब मैं बाहर आया 1 हफ्ते बाद रेड हो गई इसके ऊपर। अच्छा, एक मुझ बात पे तो इल्जाम लग गया, बोला अभी तुमने। ये हाँ, कभी आपसे भत्ता भत्ता मांगा? भत्ता हाँ। कभी भी नहीं, या आपसे बोला जमा करके दो पूरे शहर? कभी भी नहीं। वो तो एमएनएस पे इल्जाम था ना, भत्ते जमा करते हैं। नहीं, मुझ पे कभी इस तरह की बात ही नहीं होती। अच्छा, आपने देखा वो लड़के जमा कर रहे हो भत्ते वगैरह? मैंने एमपीएस को तो नहीं देखा, इनके सेक्टर इंचार्ज वो करते थे। अच्छा। जो मैंने सुना था। तो ये आपने इलेक्शन जो लड़ा था, जीता, उस पर कितना खर्चा हुआ था आपका 500 रुपया टोटल? टोटल, और वो पेट्रोल का। और अभी जो आपने एमएनए बने, वो भी आप यकीन नहीं करेंगे, उस पर भी मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ। तो पीपल्स पार्टी ने दिया? नहीं, फिर? आवाम देती है। लहरी में आपको पता है किस तरह सिस्टम है, दफ्तर पब्लिक खोल के देती है आपको। जिस इलाके में दफ्तर है वो पब्लिक खोल के, आपका सिर्फ खर्चा होता है पोलिंग वाले दिन, जो खर्चा होता है खाने पीने का। उस दिन हुआ था खाने पीने का? खाने पीने थोड़ा बहुत हो जाता है, वो भी हम किसी दोस्त को बोलते हैं जरा ख्याल रख लें। मेरे लिए मशहूर है लहरी में कि नबील गबोल के कपड़े में जेब नहीं होता है। अब आप देखें ना। हाँ। हाँ, आप दूसरों की जेब पे नजर तो नहीं रखते? मैंने कभी जिंदगी में जेब रखा ही नहीं। अच्छा, नहीं दूसरों की जेब पे नजर नहीं रखते? नहीं, दूसरों की जेब पे नजर ही रखता हूँ। सरदार आदमी हूँ तो वो खुद दे देते हैं। अच्छा, आप सरदार है? कौन से, आपका इलाका कौन सा है? मेरा इलाका बहुत बड़ा है। कहाँ है? मैं इस वक्त ये बोल सकता हूँ कि बलोच कौम में हाँ। मेरा सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है वो कराची से लेकर डेरा गाजी खान तक हमारे कबूल है। हाँ। पिछले दिनों ये जो सैलाब आया, हाँ।
डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में, तो हमारे कोई 6 से 7 यूनियन काउंसिल थे गबोलों के, वो डूबे थे। वहां पर हमने अपनी एक एनजीओ बनाई है पगवा के नाम से, जो गबोल वेलफेयर एसोसिएशन है, उसके तहत हमने काम किया। 20 से 22 हजार वोट तो सिर्फ मेरे अलीपुर में है, 12 से 15 हजार वोट राजनपुर में है, डेरा गाजी खान में 6 से 7 हजार वोट है। ये तो सिर्फ मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। कराची में इस वक्त हमारे 50 हजार पॉपुलेशन है गबोलों की, सिर्फ सराउंडिंग कराची। जितने कराची के ये जमीनें हैं, जितनी बार मेरे दादा के थे, एयरपोर्ट मेरे दादा का था। ये शायद आपने इस पर रिसर्च नहीं किया है। नहीं, आपको कैसे पता? मैंने रिसर्च नहीं की, मेरा सब सवाल लिखा तो हुआ है। आप सवाल पे आते हैं ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ अगर आपने किया तो फिर उस सवाल पे फिर जवाब दूंगा। ठीक है, ठीक है ना, वो तो आपसे जरूर पूछना है। नहीं नबील भाई, जहाँ तक गबोल कम्युनिटी, गबोल एक बात ट्राइब की मैंने बात की, आपको गबोल फैमिली का, इस कबीले का सरदार कैसे बने? गबोल कबीले के सरदार ऐसे बनते हैं कि मेरे वालिद साहब ने 93 में, हम 4 भाई है, तो 4 भाइयों में उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा शौक किसको है अपने कौम के लिए, एक्टिव कौन है। तो उन्होंने एक दिन बगैर मतलब किसी से मशवरा किए, हम सरदार कैसे बनते हैं कि हमारे जो कौम है, गबोल तो हमारी ट्राइब है, तो हमारे ट्राइब के अंदर सब ट्राइब होता है। जैसे हम आखवानी हैं, आखवानी गबोल, इसी तरह सब ट्राइब होते हैं। तो वो फिर उनके बड़े होते हैं, जिनको तुमनदार कहते हैं पंजाब में, जिनको हम वडेरे कहते हैं, उनको बुला के फिर फैसले किए जाते हैं। इस बलोच ये गबोल कौम के जो सरदार हैं, मुत्तफिका सरदार आप हैं, मैं, और ये गबोल जो है, उनकी मजमूई आबादी पाकिस्तान में कितनी है? तकरीबन पूरे पाकिस्तान में अगर आप कराची से डेरा गाजी खान तक 7 से 8 लाख के होगा। 7 से 8 लाख। तो आप इलेक्शन जो है फिर लियारी से क्यों लड़ते हैं, अपनी गबोल के आबादी से क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि ये मेरा आबाई हल्का है। मेरे दादा यहाँ से सबसे पहले 1936 में इलेक्शन लड़े। अच्छा। 1942 में उन्होंने सर अब्दुल्ला हारून को हराया, और उस वक्त फिर डिप्टी स्पीकर, फर्स्ट डिप्टी स्पीकर बने। पाकिस्तान के रेजोल्यूशन पे साइन करने वाला नंबर 2 पे मेरे दादा थे। तो वो मेरे एक आबाई सीट है। लियारी तो देखे ना, लियारी तो मेरी दिल की धड़कन है। नबील भाई, कहाँ से आपकी आबाई सीट है? आप खुद कह रहे हैं कि मैं जब वहां का मुझे टिकट मिला पहली दफा, मैंने लियारी नहीं देखा था, अपना हल्का इंतखाब नहीं देखा था। देखे, हल्का बहुत बड़ा है। मैंने आपको कहा लियारी, मैं तो पैदा लियारी में हुआ, अच्छा, पला बड़ा लियारी में हुआ। मैंने कहा ना, असल लश्करी विलेज में हमारा घर था। लेकिन जिस इलाके से मुझे टिकट दिया गया था, वो उस इलाके का उस तरफ, अभी आगरा ताज कॉलोनी मैंने नहीं देखा था, सही है, ठीक है ना, बगदादी के कुछ पार्ट, भूसा लेन मैंने नहीं देखा था। लेकिन लियारी से तो गबोल फैमिली को अलग कर ही नहीं सकते यार, अब 3 चौथा पुश्ता है हमारा। अच्छा, हाँ। तो भाई, शाहरुख जतोई केस में आपने जो है शाहजेब की हिमायत की थी, लेकिन उसको इंसाफ नहीं दिला सके। शाहरुख जतोई केस उठाया भी मैंने, क्योंकि वो मेरे शाहरुख जतोई वाला जो केस है, शाहजेब मेरे साली का बेटा था। अच्छा। तो जब ये हुआ सब कुछ, उसके बाद सबसे पहले जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा, जब पता चला कि डेथ हुई है, तो पुलिस एफआईआर नहीं काट रही थी। आपको पता है, पुलिस जरा सोच समझ के एफआईआर काटती है। तो ये मेरा प्रेशर था, मैंने एमएनए था, मेरा प्रेशर था, एफआईआर काटा। मैंने पब्लिक को जमा किया वहाँ पर प्रेस क्लब के सामने। उधर से जो है फिर पुलिस एक्शन में आई, उधर से सोशल मीडिया, और उस वक्त सोशल मीडिया इतने नहीं थी, लेकिन आपके इलेक्टेड, खासकर आपके एक्सप्रेस चैनल ने बहुत अहम किरदार अदा की। आपके एक्सप्रेस चैनल ने सबसे बड़ा किरदार अदा किया। और अगर आप चाहें तो मैं बताऊं कैसे, अगर आप पूछना। शाहजेब खानजादा मेरा दोस्त हुआ करता था। अभी चूंकि वो बहुत बड़ा एंकर है, अभी मेरा दोस्त नहीं है वो। तो वो मेरा दोस्त हुआ करता था। तो उसने मुझे कहा, यार नबील, एक फेवर मुझे करा दो कि अपनी साली से और अपने हमजुल्फ से मेरा इंटरव्यू करवा दो। उस वक्त वो सोग में थे, 8वां दिन था या 10वां दिन था। तो मैंने इसकी इंटरव्यू करवाई शाहजेब की, एक्सप्रेस चैनल पे। वो इंटरव्यू कई चीफ जस्टिस ने देख लिया, और उस पर सो मोटा एक्शन लिया। ये हुआ, लेकिन इंसाफ नहीं दिला। इंसाफ देखे, एक शख्स अगर कितने में वो 10 साल जेल में रहा, तो अगर कोर्ट सजा भी देती, सो मोटा एक्शन हुआ ना, तो ये तो स्टेट की तरफ से था। 10 साल तो जेल में रहा ना वो। कसास में कितने पैसे दिए? मुझे कुछ नहीं पता है। आप यकीन करें, कहा जाता है 35 करोड़। नहीं,
कहा जाता है, लेकिन मुझे इसके बारे में आपकी नहीं पता। साली है, आपको पता? चले गए मुल्क छोड़ के, वो हमजुल्फ की डेथ हो गई, हाँ, साली मुल्क छोड़ के चली गई। तो ये पूछने के लिए कौन आपको वहाँ जाना है, फोन पे मालूम चल जाता है तो नहीं, यहाँ कुछ पैसे मिले उसी के बाद तो गए थे। कोई कोई कनेक्शन नहीं है, कोई राब्ता नहीं है, वो न्यूजीलैंड चली गई। और मुझे, आप सीरियसली, मुझे अगर इल्म होता मैं आपको बताता, ठीक है कोई इल्म। भाई। पीपल्स पार्टी, कराची बर्बाद हो गया, जी, कराची बर्बाद हो गया। हाँ, दुनिया कहती है इंसानों के रहने की जगह नहीं है ये दुनिया। दुनिया कहती है। दुनिया ने, उनकी जो रिकग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन है हाँ, उसने रिपोर्ट जारी की हाँ, है, उसमें इंसानों के रहने की जो नाकाबिल जगह शहर है हाँ, वो कराची उसमें आखिरी नंबर पर। हाँ। मेरे ख्याल में सवाल मेयर कराची से पूछे बेहतर नहीं है। मैं तो पीपल्स नहीं, मेरे पार्टी, लियारी से पूछे मेरे बारे में, मैं तो ये मेरे से लियारी के बारे में पूछे। मैं इसलिए आप पूछ रहा हूँ नहीं, आपसे। मैं इसलिए, देखें, बात यह है कि बात फिर कड़वी हो जाएगी। इसका जिम्मेदार सोशल मीडिया सबसे ज्यादा। मैं बताता हूँ ना, आपके बिल्कुल सामने शारा भुट्टो बना हुआ है, हम्म, ये भी पीपल्स पार्टी ने बनाया ना। हम्म, NICVD पूरे सिंध के अंदर हम्म, टॉप के जो हार्ट के हॉस्पिटल हैं, वो भी पीपल्स पार्टी ने बनाया ना। हाँ, सिर्फ सड़कों की बात हो रही है। सड़कों के लिए सिंध गवर्नमेंट कहती है हमारे पास फंड नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट फंड नहीं देती। मैं इस पे बिल्कुल आपको ये जरूर कहूंगा कि मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, सर मैं आपको बताता हूँ, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं। आप कर भी नहीं सकते पीपल्स हाँ, पार्टी। इसकी वजह है ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, गलत, सड़कों का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। अग्रीड। आपकी पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि मेरे घर में टैंकर से पानी आता है। आपकी पार्टी अपने कायद के घर में पानी नहीं पहुंचा सकती। पानी शहर के अंदर जो है वो नहीं आ रहा। K4 पता नहीं कब से अल्तबा का शिकार है। सिवरेज का इस शहर की हर गली मोहल्ले के अंदर मसला है। सरकारी स्कूलों का जहाँ इस शहर में कोई निज़ाम नहीं है। इस पे मैं आपको बिल्कुल, और बोले। एक और सबसे हाँ, बड़ा इशू, हाँ, आपका ताल्लुक कराची के साथ है। कराची के नौजवान ये कहते हैं कि शहर के नौजवानों को पीपल्स पार्टी नौकरी नहीं देती। बिल्कुल सही है, तो ये तो जुल्म है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं। देखें, मैं कभी भी गलत चीज को डिफेंड नहीं करूंगा। मेरा भी गिला अपनी पार्टी से यही है कि भाई नौकरी पड़े हुए हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं उसको कोर्ट में कोई और लोग ले जाते हैं, इंटीरियर इनके लोगों को दे देते हैं। मेरे इख्तिलाफात इस बात पे जरूर है कि भाई मेरे लियारी को नौकरी नहीं मिल रहा है। लियारी भी कराची का हिस्सा है। कराची है ना, गिडाब कराची का हिस्सा है। लियारी को नौकरी नहीं मिल रहा है, मैं तो रो रहा हूँ ना इस बात पे। हाँ। क्यों नहीं मिल रहा है? आपने जो बात की बिल्कुल सही की। सड़कों पर आ जाए, कराची 3 करोड़ की आबादी है, मेगा सिटी है पाकिस्तान का। अच्छा। बिल्कुल वहां पर ऐसे सड़कें भी हैं, लेकिन ऐसे भी अंडरपास बने हैं। हाँ। जब मेयर आपके मुर्तजा जब झूला झूल रहे थे, तो मैंने उनको ये मैसेज किया, अरे झूले से उतरो और जरा लियारी में आओ, तो वैसे ही झूला झूलोगे। समझे ना? ये तो हम कह रहे हैं, ये पूरा शहर कह रहा है। तो मकसद ये है इश्यूज, तो लेकिन हल करें ना। लेकिन फंड नहीं है इनके पास। फंड नहीं है, ये कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। वो तो कह रहे हैं हमने खरबों रुपए लगा दिए हैं। लगा दिए तो अंडरपास भी कितने बने हैं, कौन सा? फ्लाईओवर भी बहुत, ये जितने भी आप यहाँ मुझे से निकले। कराची का, देखिए बात इस वक्त मेयर की नहीं हो रही, इस वक्त बात हो रही है पीपल्स पार्टी के 18 साल की। आप कराची का मुझे वो इलाका दिखा दें, सिर्फ एक इलाका, हाँ, चले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखा दें, हाँ, या गडाब में दिखा दें, हाँ, या लियाकताबाद या डिफेंस कहीं भी दिखा दें, हाँ। जो आप कह सकें भाई पीपल्स पार्टी ने इस इलाके को मॉडल इलाका बना दिया। देखिए, मैंने फिर आपको कहा, आप रोड के ऊपर बाकी अगर आप कहेंगे ना रोडों के हवाले से, हाँ। ये बिल्कुल वाकई इसमें फेल हुई है। रोड बहुत टूटे फूटे हैं। मैं सिर्फ लियारी की इसलिए बात करूंगा कि मुझे लियारी का पता है। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट अगर बिलावल साहब बना रहे हो लियारी के लिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही उर्दू में तब्दीली। उसको तब्दील करने के लिए प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसको वो खुद देख रहे हैं, वो हमसे भी नहीं पूछ रहे हैं। से में लियारी तब्दील हो जाएगा? 2 साल, सर मैं 2 साल में लियारी में आप तब्दीली देखेंगे। हम बहुत छोटे थे 88 में, जब बेनजीर साहिबा का एक बयान था उस वक्त की पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का कि लियारी को पेरिस बनाएंगे। आपको भी बयान याद होगा, आप तो मेरे ख्याल MP थे। तो वो लियारी जो है ना 1988 से पेरिस ही बन रहा है। देखिए मेरी बात, आप लियारी को लियारी बना दें। हमारे मुल्क के अंदर करप्शन इतना है। हाँ। रोड बनाते हैं, 3 साल में रोड खत्म हो जाता है। 45% कमीशन में जाता है इस वक्त 45% सिंध के अंदर। वो ठेकेदार को जब हम 45 का तरासब चल रहा है। 45%, पंजाब में तो कह रहे 10% है। 45%। मैंने पूछा ठेकेदार से, भाई तूने ये रोड जो बनाया ये कैसा तूने? बोला सर क्या करें, एक्सियन अलग मांगता है, AC अलग मांगता है,
टाउन अलग मांगता है, एमपी एमएनए अलग, एमपी एमएनए तक तो आती नहीं है ना बात, नीचे ही खत्म हो बॉर्डर पे लेता जाता होगा ना है, तो नीचे ही MP? खत्म हो जाता है। तो मकसद ये है कहने का, कह रहा हम कहाँ से रोड बनाए। अच्छा, करप्शन हर जगह है, ये नहीं कि सिर्फ कराची में, सिंध में, हाँ, बलूचिस्तान में भी। सफराज बुगटी से उस दिन बात 80%। सफराज बुगटी से बात हुई, बोला यार तुम लोग तो खुशनसीब है 45%, हमारे पास तो 80% है। तो ये करप्शन क्या करे अभी। पीपल्स पार्टी, आप इतने पुराने कारकुन हैं, ऐसा नहीं लगता कि जो पीपल्स पार्टी इस वक्त की जो मतलब मेन कायदीन की बात नहीं हो रही, वो तो परफेक्ट आदमी है, ठीक है ना, आप थोड़ा नीचे बिलावल साहब, जरदारी साहब नीचे बात कर रहे हैं ना, वहाँ तो आपके भी बात करना मुनासिब नहीं है। तो सियासी कारकुन था वो बहुत पीछे रह गया, और जो गैर सियासी लोग थे उनका पार्टी पे कब्जा हो गया। नहीं देखे चेयरमैन बिलावल, जब नहीं, मैं इनकी तो सही है, परफेक्ट है, तो मैं सीसी का मेंबर था अब क्यों नहीं मोहतरमा है? के दौर में, अब नहीं हूँ। ठीक है ना, सियासी कारकुन थे ना, अब आप पीछे रह गए। मैं 17 साल सेंट्रल कमेटी का मेंबर था, अब नहीं हूँ। जिनको मैंने टिकट दिलाया मोहतरमा को कहकर, वो फेडरल मिनिस्टर बन गए, मैं नहीं बना। तो खुसूसियात उनमें कुछ होंगी ना, वही खुसूसियात जिसके आप जिक्र कर रहे शहबाज शरीफ वाले। हैं, शहबाज शरीफ। वो खुसूसियात मेरे में नहीं है ना। मैं आई एम नॉट अ कामयाब पॉलिटिशियन, इस लिहाज से बोलूंगा, मैं कामयाब पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना बन सकता हूँ। नहीं, वो तो चले ठीक है, एक अलग डिबेट हो गई। मैं पीपल्स पार्टी की बात हो रही है, एक पीपल्स पार्टी बिलावल साहब के पास एक यार एक बात मैं आपको बिलावल नौजवान आदमी है, देखो बिलावल, उनके पास एक ऑप्शन है कि वो नौजवानों को नहीं, बिल्कुल वो कर रहा है। आप उसकी टीम में देखें बिलावल साहब के, कौन सी टीम? नौजवान है। आप देखें मिनिस्टर्स काफी नौजवान है। कौन आपके ये जो मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर के, फूड के, सरदार मोहम्मद बख्श मेहर, मैं किसके सबका नाम लूं, मतलब ऐसे भी है जिनको मैं नहीं जानता हूँ। जो मिनिस्टर है जो मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, जो ऐसे भी मिनिस्टर बने जो मुझे कहते हैं यार मोहतरमा के साथ एक फोटो तो हमारा खिंचवा लो, हाँ, वो भी मिनिस्टर बन गया। नहीं, वैसे ये सवाल है ना कि एक आप जो है ना सियासी कारकुन है ना, एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर भी है ना, इसका एक बड़ा संजीदा जवाब अगर आपसे मांगा जाए कि पीपल्स पार्टी इतनी अरसे इक़्तिदार में रही, उसकी लीडरशिप की विल भी होगी, वो इस शहर के लोगों का दिल क्यों नहीं जीत सकी? आखिर उसमें कहाँ पे खामियां हुई? इसका एक कितने सीटें जीती है कौमी असेंबली की कराची में? फिर भी आप कह रहे हो कि कराची में नहीं, नहीं, दिल नहीं 7 एमएनए की मसला सीटें है। जीती है, वो तो 7 या 6 मेरे ख्याल। जब एमक्यूएम सीटें जीत रही थी, लोगों ने कहा था भाई 22 से ऊपर मत ले जाना। कहाँ से जीती? अभी 2024 में जीती है। हाँ, आप लोग कहते हैं एमक्यूएम को वोट नहीं मिलता है, एमक्यूएम खालिद मकबूल वाला कहाँ से जीती? हाँ, 24 पब्लिक ने जिताई नहीं, उनको आखिर में लोग कह रहे थे भाई रुक जाना, 22 से ऊपर मत चले जाना, ज्यादा गिनती है। यार फारूक सत्तार को सिर्फ 20,000 वोट मिले, मैं इस बात पे हैरान हूँ, और जीत गया वो। हाँ, फारूक सत्तार उस वक्त के एमक्यूएम का, आप यकीन करें जब वो हाउस में आता था, वो लीडर ऑफ द पार्लियामानी पार्टी होता था, सारे जो है मैंने चुप हो जाते थे, और वो जब तकरीर करता था, आज वो बेचारा पीछे आके बैठता है चौथे रो में और चुप खामोश। पूछा आपने उनसे क्यों यहाँ तक? वो शेर बहुत सुनाता है, इसलिए नहीं पूछता। जब पूछता तो शेर सुना देता है। अच्छा, नहीं, वो मैंने आपसे कहा ना, वो ज्यादा बेहतर था ना, कमरे के अंदर गालियां खा लेते थे। वो लिहाज से, उस लिहाज से बाहर तो टेका था ना, उस लिहाज से सही था। वो बेहतर था, ये खा लेते थे। जिनको बगावत एमकी वालों को महंगी पड़ी। नहीं, महंगी नहीं पड़ी। देखिए अगेन कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो मुल्क के लिए। सबसे पहले पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा, बस यही है। सबसे पहले पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। जबरदस्त। नहीं, आपने एक एप्लीकेशन लगाई थी सेनाई कोर्ट में कि आपको एमक्यूएम से जान का खतरा है। वो तो अभी आपने बता दिया कि साउथ अफ्रीका से टीम आई थी। तो टीम बहुत हल्की थी, नाकाम हो गई? नहीं, वो टीम मारी गई। ये पुलिस मुकाबले में? तो आपको किसी एजेंसी वालों ने बताया था? जी बिल्कुल। और ये भी बताया हमने मार दिया है? नहीं, वो तो पुलिस। लेकिन मैं मजे की बात आपको बताऊं, ये अभी इस इलेक्शन में रीजन मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे 4 एजेंसीज ने फोन करके बोला इलेक्शन के एक हफ्ते पहले, 8 फरवरी से एक हफ्ते, कि नबील गफूर आप के लिए बाकायदा हमने मतलब कन्वर्सेशन सुनी है कि आपको हिट किया जाएगा लियारी में ही। अच्छा। और ये 1-2 दिन में किया जाएगा, आप घर से बाहर नहीं निकले। मैंने कहा भाई मेरा इलेक्शन एक हफ्ता है, मैं कैसे घर से बाहर नहीं निकले? बोला आप
कि जिस तरह हमने सर्वे किया है, हमने देख लिया है कि आप जीत रहे हैं, जो सर्वे में आप एकदम लीड कर रहे हैं, आपको वर्क की जरूरत ही नहीं है, आप जीत रहे हैं, लेकिन आपको ये इस जगह पे हिट होंगे। उन्होंने जगह का भी बताया मुझे, उन्होंने बंदे का भी बताया, और सर्वे भी सही निकला उनका। नहीं, सर्वे भी सही निकला। आप यकीन करें, सर्वे पूरे कराची का, उनका पाकिस्तान के सही। कराची का छोड़ दो, मैं लहरिया था। आप यकीन करो कि मैं उसी जगह जाके जलसा करके आया हूँ, अच्छा, जहाँ पे मुझे मना किया कि वहां पे आपको हिट किया जाएगा। और मुझे, मेरा मसला है, जब मुझे कोई चैलेंज करता है ना, मैं उस चैलेंज को फिर ये समझता हूँ कि इज्जत पर बात आ गई है, वो चैलेंज मुझे एक्सेप्ट करना है। अच्छा। और मैं उसी जगह चला गया और वहां जाके जलसा करके आया। तो फिर आपने एजेंसियों को बोला नहीं, तुम लोग गलत गलत रिपोर्टें देखे, मुझे डराते हो यार? क्या, उनको कौन बोलेगा? तब एक नबील भाई, आपने एक प्रोग्राम में बड़ा तारीखी बात की थी कि एयरपोर्ट जो है वो आपके दादा की जमीन पर है। हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल है। कौन कौन से इलाके? तो एयरपोर्ट फॉर्म 7 कहते हैं उसको, हाँ। जो कि आपको वो देता है अपना ओनरशिप देता है। वो आज तक मेरे पास है। एयरपोर्ट हो गया उसमें 528 एकड़, 528 एकड़। और एयरपोर्ट कितने में बना हुआ है? इतने में ही बना होगा, पूरा जमीन ले लिया था। उसके बाद मलिर कैंट में, वो भी आपकी जगह? नहीं, मलिर कैंट नहीं, मलिर कैंट हमारी नहीं है। मलिर एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है, एयरपोर्ट आप क्लेम कर सकते हैं मलिर कैंट को। नहीं, मलिर कैंट जो है ना वो बादशाहों की है, हम लोग जो है ना फकीर लोग हैं। अच्छा। हमने, मेरे दादा ने 1920s में ये खरीदा। 1920s में। और किससे खरीदा? अंग्रेजों से? नहीं, नीलामी होती थी। मेरा दादा क्या करता था, मेरे परदादा, मेरे दादा तो खान बहादुर अल्लाहबख्श गबोल पॉलिटिक्स में आ गए थे। उनको फिर ये खिताब भी मिला। मेरे जो परदादा थे अल्लाह खुदादाद गबोल, वो क्या करते थे, उन पैसे बहुत थे और वो पैसा आता था, बिजनेस वो करते थे उस जमाने में, सप्लाई ऑफ मीट के ऊपर। तो बहुत पैसा उनके पास कैश, वो घर में पैसे रखते थे। अच्छा। वो घर में पैसे रखते थे। तो उससे ये सोचा कि यार पैसे कैश रखते थे, अच्छा कि फिर मैं ज़मीनें खरीदूं। तो वो भोरी में पैसे डालते थे और वो भोरी में खुद फटे हुए कपड़े पहनकर निकलते थे कि किसी को पता नहीं चले कि कोई डकैती नहीं कर ले। अच्छा। और वो सीधा चले जाते थे कलेक्टर के, जहाँ पर ऑक्शन नीलामी होती थी। भोरी में पैसे रख के सीधे? हाँ, सीधा। उसको पता होता था आज यहाँ नीलामी हो रही है, यहाँ नीलामी हो रही है, तो चले जाते थे। अच्छा। तो वो नीलामी में जाकर उनका मुकाबला होता था पारसियों के साथ। उस जमाने पारसियों का बहुत पैसा था। हाँ। तो उन्होंने पूरी कराची में 70% जमीनें खरीद ली। कराची 70%? 70% जमीनें कराची में खरीद ली। सो कराची छोटा था। हाँ। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कमिश्नर को बोल के इस पे बैन लगा दिया। इनके ऊपर? आपके दादा? हाँ, मेरे दादा। मजीद ना खरीद के 100% मजीद आप नहीं कर सकते हो खरीद, क्योंकि फिर गवर्नमेंट के सारे लैंड आप ले लोगे। तो थी तो गवर्नमेंट की जमीन है ना। हाँ। सरकारी जमीन की नीलामी होती है, आप नहीं ले सकते हो। उसको भी उन्होंने चैलेंज किया। अच्छा। हाँ, हाई कोर्ट में चैलेंज किया और वो फिर उनको जो है रिलीफ मिली। फिर उन्होंने ये एयरपोर्ट की जमीन खरीदी। अच्छा। कौन कौन सी जमीन? एक तो एयरपोर्ट की आपकी हो गई। एयरपोर्ट, कोरंगी, निपियर रोड, ली मार्केट, हॉक्स बे, पूरा आपका? हाँ, काफी। एक आपका मैंने देखा था कि शायद कोर्ट में केस किया था, कराची यूनिवर्सिटी की जगह भी आपकी थी। कराची यूनिवर्सिटी, एनएडी यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, एनएडी, एयरपोर्ट। एयरपोर्ट। मतलब में से आपने से मलिर कैंट निकाल दिया है? सिर्फ मलिर कैंट इसलिए हमने निकाला, हमें पता था 80 साल बाद क्या होगा। अच्छा। और बाकी नहीं कि वो सब आपके दादा ने खरीद ली थी? खरीद ली थी, बिल्कुल। वो तो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीजें हैं। तो ये हम, बल्कि मैंने तो जो है जब केस किया तो केस में, हाँ, केस भी किया मैंने। तो केस पे जो है कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से किया था। कराची यूनिवर्सिटी का तो अलग चल रहा है केस, एयरपोर्ट का भी केस किया। तो फिर मुझे डिफेंस मिनिस्टर ने फिर मीटिंग, किस दौर में केस किया? ये 2003 या 4 की बात है। तो उस पर फिर डिफेंस मिनिस्टर थे ये हमारे पीपल्स पार्टी को जो छोड़ के गए थे सिकंदर, राणा सिकंदर साहब। फिर उन्होंने बाद में बोला भाई यार ये ज़मीन वाकई आपकी है, लेकिन हमने उस वक्त आपके दादा को 800 रुपए पर एकड़ पे ये पैसे पेमेंट कर लिए थे उस वक्त। उसका सबूत नहीं था उनके पास? उसका सबूत नहीं था। हाँ। हमने कर लिया। फॉर्म 7 आपके पास है? तो फॉर्म 7 है, अभी तक फॉर्म 7 है हमारे पास। लेकिन अब वो स्टेट से कौन लड़ेगा भाई? स्टेट का पैसे ही नहीं कहाँ से देगा। अच्छा। किसी ने कहा तुम ये क्लेम कर दोगे, इसको फिर नाम चेंज कर लो, गबोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखो। मैंने कहा कायदे आजम का नाम हटाओ, ये तो नहीं हो सकता है ना। कायदे आजम ने मुल्क में, तो कायदे आजम इंटरनेशनल, आप यकीन करें अगर ये जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं होता तो मैं ये केस करता कि भाई हमारी जमीन है,
हम यहाँ पर जो है स्टे मांगते हैं कि कोई भी प्लेन लैंड भी नहीं कर सकता, टेक ऑफ नहीं कर सकता है जब तक हमें कॉम्पनसेट नहीं किया जाए। या तो हाँ, जैसे हुआ है वहाँ पे बलूचिस्तान में भी देते हैं ना, जैसे जहाँ ऑयल गुजरता है, रॉयल्टी। रॉयल्टी। तो मैंने कहा मैं ये केस करने जा रहा था, लेकिन जब इन्होंने जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाली बात बीच में आ गई तो उन्होंने कहा नाम बदल देते, गबोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखते, क्योंकि पैसा था नहीं गवर्नमेंट के पास, कहाँ से देते अरबों में। तो मैंने कहा जिना इंटरनेशनल, जिना का नाम नहीं बदलना चाहिए। जिना ने पाकिस्तान बना, हम कैसे कहे कि जिना का नाम बदलो? तो फिर तो ये पाकिस्तान जब बना तो फिर तो ये एक रजवाड़ा था आपका, इसका मतलब है कराची। असल कराची वाले तो हम हैं। हाँ, उसके साथ मालिक थे। तो हमने खुदादात कॉलोनी जो 500 एकड़ कायदे आज़म के मज़ार के साथ है, खुदादात कॉलोनी, ये मेरे दादा के नाम पे है ना। खुदादात मेरे दादा था, ये हमने महाजरों को दिया था। जब महाजिर आए 47 में तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे खान बहादुर अलाबख्श गबोल, उन्होंने कमिश्नर को बोला यार ये आए इधर काफ़ी देर, ये 500 एकड़ मेरा ले लो। अच्छा। तो खुदादात कॉलोनी हमारा ज़मीन था। खुदादाद आपका एयरपोर्ट, लांडी, कुरंगी, पूरा ये आपकी जो साउथ की पट्टी है। हाँ, डिफेंस डीएचए जो है। डिफेंस डीएचए, वो तो डिफेंस डीएचए तो पानी होता था, हाँ, समंदर होता था। तो ये जो समंदर के साथ जो सुपर हाईवे, सौराब गोट, सौराब भी गबोल था, आपको पता है? सौराब गोट जिसके नाम पे, सौराब एक गबोल था। अच्छा, वो भी आप लोग के? सौराब गबोल था ना, वो भी हमारी। और ये जो लालसे स्क्वायर, मेमार तक। अच्छा, फिर अभी जो बैरिया बना है, हाँ, इसमें 70% जो लैंड, खुदा की कसम, 70% लैंड ओनर जो बैरिया के थे वो गबोल का थे, मेरे नहीं थे। हाँ, गबोल मेरे कौम के थे, जिसपे एक मशहूर था मलिक रियाज ने, हाँ, एक बूढ़े शख्स को जो फैजू गबोल था, उसको कहा कि तुम, उसके कोई 12 एकड़ थे जो गेट पर आ रहे थे, बिल्कुल जो एंट्रेंस गेट था, मुझे बेचो। उसने कहा मैं नहीं बेचूंगा। उसने पता नहीं कितना ऑफर किया उसको यहां तक कहा कि मैं तुम्हें तैयार मैंगो फार्म जो है टंडोलायर में देता हूं, जो चाहिए, जितना पैसा चाहिए, तुम मेरा गेट तो मुझे दे दो। 12-13 एकड़ थे। उससे कहा मैं नहीं देता हूं। वो आखिर मर गया, उससे नहीं दिए, फिर उसके बेटों ने जो है बेचाइए। नबील भाई, अभी आपके दिल नहीं दुखता कि जो जगहें आपकी थी उस पर एक सिंध में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है सिस्टम, वो सिस्टम उस जगहों पे कब्जा कर रहा है और असल मालिक आप हैं, आप इतने बेबस हैं, कुछ नहीं। सिस्टम का लफ्ज सुना है आपने? देखिए, सिस्टम का नाम सुना भी है, और सिस्टम को कहने वाले, सिस्टम जो कहने वाले हैं, उन्होंने वादे भी बहुत किए कि खत्म करेंगे। उनकी तरफ देख रहे हैं, उम्मीद है कि अगर वो कभी ना कभी खत्म करें। नहीं, जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं, जो खत्म करने वाले, सिस्टम को बर्दाश्त करने वाले भी लोग हैं ना। हाँ, बर्दाश्त चलाने वाला तो देखे ना, कोई भी लैंड ग्रैबर बदमाश है, उठ के वो कब्जा कर लेता है। बर्दाश्त तो कौम कर रही है, बर्दाश्त तो कौम नहीं कर रही है, बर्दाश्त तो इंतजामिया कर रही है ना। इंतजामिया कर रही है ना। चले इंतजामिया कह लें, इंतजामिया तो अब तो यहाँ डिप्टी कमिश्नर ने बकायदा अखबार में इश्तिहार देके माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने शिकायत की थी। शर्म आना चाहिए। 3 दिन लगातार इश्तिहार छपा। अगर ऐसी बात है, शर्म आना चाहिए। और बाद में उस अफसर को माफी मांगने में दोबारा मुअत्तल किया। क्या कहे? सिस्टम चला कौन रहा है? बहुत सारे नाम आते हैं, लिस्ट है, आप लिस्ट, पिछले 4 साल से एक लिस्ट चल रहा है। नहीं तो उसको पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की आशीर्वाद हासिल है। पीपल्स पार्टी के देखे इल्जामात सब लगाते हैं, मेरे पास प्रूफ नहीं है, मैं कैसे बोलूं? अभी मेरे ऊपर मेरा आप मुझे एक बात बताएं, आप इसको बिल्कुल यानी फेयर तरीके से बताएं, मेरा इमेज क्या है? आपका तो शरीफ आदमी है। नहीं, मेरा इमेज गुंडा है। आपका? हाँ, नहीं यार नबील भाई, हर कोई बोलता है कि ये गुंडा है, इमेज बड़ा मेरा खराब है। अच्छा, सिस्टम की बात हो रही थी, कहीं से कहीं निकल गई, तो ये सिस्टम है, आप नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी का चेहरा खराब कर रहा है? पीपल्स पार्टी को बदनाम करने की तो यार कोशिश कब से शुरू? नहीं तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को नोटिस नहीं देना चाहिए? सब पता है, लीडरशिप को नोटिस भी लिया है, एक्शन भी हुआ है। अच्छा, निकाला भी है बहुत सारे लोगों को जो नाम यूज करते हैं। मुझे याद है जब मैं 2008-9 में एमएनए था, तो उस जमाने में मुझे पता चला कि कुछ लोग मेरे नाम पे भत्ता लेते हैं। आपके नाम? मेरे नाम पे भत्ता ले रहे थे। नहीं करें, तो मैंने बाकायदा उनको गिरफ्तार करवाया। एक वीडियो आपकी वायरल हुई, जो बिलावल साहब के पास आप जा रहे थे, उन्होंने कुछ आपको दिया, उसमें क्या, उसमें तो किसी ने साजिश नहीं की होगी ना? देखिए, मैं आपको एक बताऊं कि बिल्कुल बिलावल साहब ने कोई ऐसी चीज नहीं की जिससे, देखिए, सबसे पहले तो मैं, जब मेरे साथ कोई चीज होता है या मेरी इंसल्ट होती है, सबसे पहले मैं रिएक्ट करता हूँ। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। उनके साथ पहले जो मैं बातें कर रहा था वो किसी ने दिखाया नहीं। अच्छा खासा मुझसे वो बातें कर रहा था। बाद में एक बड़ा एक रश आ गया लोगों का, जो लाइन से खड़ी थी, तो मैंने उनको एक और बात बताई। उसे कहा, नबील,
चलो मेरे साथ बिलावल आ जाओ, उधर बात करते, बाद में बात करते हैं। ओके। वो हमारे ही किसी बंदे ने हाँ उस क्लिप को उसी वक्त बनाया और मेरे घर पहुंचने से पहले उसको वायरल कर दिया, और उसमें नबील गबूल को दिखा। यार अगर मुझे बताओ, ये बात है मार्च 2023 की, अगर ऐसी बात होती कि चेयरमैन बिलावल मुझे बेइज्जत करता और दिखा देता, तो मुझे फिर टिकट क्यों दिया? वजाहत नहीं आई ना, वजाहत भी नहीं आई उसकी। क्या नहीं आई? ऐसी कुछ वजाहत आई, मेयर कराची का वजाहत आया, मेयर सैयद कराची का गनी का वजाहत वजाहत आया, और चेयरमैन बिलावल का खुद उन्होंने जब उसके 3 महीने बाद गिजरी के फुटबॉल, वो भी आप लोगों ने नहीं चलाया, मीडिया वाले बड़े उस्ताद हैं जो नेगेटिव चीजें उसको चलाते हैं। गिजरी में फुटबॉल स्टेडियम में, फुटबॉल ग्राउंड में एक प्रोग्राम था, उसमें बाकायदा उसकी आवाज, वो मुझे ढूंढ रहे कि नबील का है, नबील को बुलाओ मेरे साथ खड़े हो जाए। अच्छा। ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि 3 महीने के बाद ये हुआ, वो किसी ने नहीं चलाया, वो आप ढूंढे आपको मिलेगा। भाई आप इतने पुराने कारकुन हैं और बेनजीर साहिबा के भी आप बहुत करीब थे, तो आपने कभी बिलावल साहब को मशवरा दिया कि आप शादी कर लें? मैं इतना पर्सनल नहीं उनसे, ना वो पर्सनल होते हैं, ना उनको पसंद है। हाँ। एक आखिरी सवाल कि आप क्या समझते हैं जो एमक्यूएम है, ये अल्ताफ हुसैन को खत्म, जो नई एमक्यूएम नहीं, क्या चीज़ है एमक्यूएम जैसी कोई चीज़, इसका मुस्तकबिल क्या है? एमक्यूएम चूंकि अब शरीफ हो गई है, तो शरीफ जो है ना, आपको पता है जब हो जाती है तो फिर उसके बाद वो घर बसा लेते हैं, तो उन्होंने घर बसा लिया, अब सही ट्रैक पर आ गए। तो कौन का वो कहाँ, ससुराल कौन है? ससुराल इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। अच्छा, वो उधर ही रहेंगे वो। तो वहाँ खुश है ससुराल में? तक वो लोग खुश है, ससुराल वाले या एमक्यूएम वाले? एमक्यूएम वाले खुश है। ठीक है, नबील, और कुछ कहना चाहेंगे आप? बड़ी मेहनत, थैंक यू। ये थे हमारे साथ नबील गबूल साहब, इनके साथ गुफ्तगू आप यकीनी तौर पर पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।